Hello everyone. So we are starting with our last reading of FSA, which is reading number 40, Introduction to Financial Statement Modeling. ठीक है, तो आज अपने लास्ट रीडिंग पे मूव कर रहे हैं एंड सबसे पहला चीज आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द क्लास बिकॉज आई एम यूजिंग द डिफरेंट सॉफ्टवेयर, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है, बाकी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है. देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्लास. तो जो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग है, अपने कैसे स्टार्ट करें. आई एम नॉट डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट. मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से नहीं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ. सर कहाँ का क्वेश्चन? को रीडिंग्स का क्वेश्चन से स्टार्ट करें हैं सर, बिना पढ़ाई को रीडिंग्स का क्वेश्चन? बिल्कुल. क्यों ऐसा? क्यों? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग है, उसमें आई वुड से 99% स्टफ्स 99% चीजें आपको आती है ऑलरेडी. सर कैसे आती है? कहीं पे पढ़ा हुआ है? बिल्कुल पढ़ा हुआ है. सर कहाँ पे रेफरेंस लोगे आप? मैं लूंगा कंपनी एनालिसिस, जो अपना था फॉरकास्टिंग, कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, इक्विटी के अंदर में जो था इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस, उसके अंदर में एक टॉपिक था फॉरकास्टिंग, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, याद होगा तो. वो सब सारा चीज यहाँ पे पढ़ाया हुआ है. ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में बिहेवियरल फाइनेंस सबका हुआ हुआ है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसेस, रिप्रेजेंटेटिव बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, वो सब सारा चीज यहाँ पे पढ़ाया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग. इंट्रोडक्शन का बात कर रहा है कि आप फोरकास्टिंग कैसे करोगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग का मतलब क्या हुआ? दैट यू विल forecast the financial items of any company, right? When we say financial items, it is P&L, it is balance sheet, it is what? Cash flow. How you will forecast? What are the key areas that you have to forecast and what are the things that you have to keep in your mind? तो वहां पे भी तो अपने forecasting की है. There also we have discussed. सर कहाँ पे? इक्विटी के अंदर में जो forecasting वाला टॉपिक था, यू कैन चेक. कंपनी एनालिसिस के अंदर में फोरकास्टिंग बोल के एक सेपरेट रीडिंग था, उसके अंदर में अपने सारा चीज बात किए हुए जो इस चैप्टर के अंदर में है, इस रीडिंग के अंदर में है. दैट इज वाई देयर इज नो एज सच वैल्यू एडिशन इन दिस टॉपिक. तो सर इसका ये मतलब है कि आप ये वाला टॉपिक अलग से पढ़ाओगे नहीं? मैं पढ़ाऊंगा, मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, बट आफ्टर क्वेश्चन सॉल्विंग. को रीडिंग्स का पहले अपने सारा क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, आप देखोगे वो कॉमन सेंस से प्लस जो अपने ऑलरेडी टॉपिक्स किए हुए इन अदर एरियाज, दैट इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में बिहेवियरल फाइनेंस एंड कंपनी एनालिसिस, दैट फॉरकास्टिंग वाला टॉपिक, वहीं से अपना ये वाला टॉपिक आई वुड से 99% कंप्लीट हो जाएगा. इज इट फाइन? तो जो चीज अपने जानते हैं उसको क्यों फालतू का मैं आपको पढ़ाऊं? आपको भी लगेगा एक नया टॉपिक है, फालतू का क्यों लगे आपको? एक नया चैप्टर है, आपको नहीं लगना चाहिए बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो वो फील होना चाहिए यार. एफएसए के अंदर में जो एक लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग, अपने ऑलरेडी जानते हैं, अपने ऑलरेडी किए हुए. इज इट फाइन? चलिए अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. उस क्वेश्चंस के थ्रू वी माइट लर्न सम एक्स्ट्रा स्टफ, तो वो अपने नया चीज समझेंगे. और उसके बाद अपने एक क्लास और लेंगे इन टर्म्स ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू द इंटायर टॉपिक फ्रॉम द स्क्वाइजर. तो ऑब्वियसली मैं एक और क्लास लूंगा जहां पे अपने फटाफट से स्कैन कर लेंगे द इंटायर स्क्वाइजर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 4 LS. वहां पे कुछ सम्स होगा, वो सब सारा चीज अपने फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास. तो आज मैं पहले क्वेश्चन सॉल्विंग से स्टार्ट कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास जो होगा दैट विल बी स्कैनिंग ऑफ द स्क्वाइजर सो दैट वी आर नॉट लिविंग एनी स्पेसिफिक वर्ड ऑल्सो. इज इट फाइन? चलिए स्टार्ट करते हैं. सर हम लोग को कैसे पढ़ना है घर पे? घर पे कैसे पढ़ना है? तो घर पे आप जब सेल्फ स्टडी करो तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करना. दैट इज माई सजेशन फॉर यू. ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करिएगा सो दैट जो चीज आपको आता है आपको वो प्रेशर फील नहीं हो दैट आपके पास एक और नया रीडिंग है विच इज रीडिंग नंबर 40. इज इट फाइन? चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस. प्रैक्टिस प्रॉब्लम. ठीक है, दिस इज को रीडिंग्स, इंस्टीट्यूट का जो को रीडिंग्स होता है उसमें क्वेश्चन है. सबसे पहला, आज अपने ना पेन पेपर यूज नहीं करेंगे. मेरा प्लान है आज एक्सेल पे करवाने का आपको. जो भी कैलकुलेशंस अपने एक्सेल पे करने वाले. इज इट फाइन? क्योंकि छोटा छोटा कैलकुलेशंस है, अपने एक्सेल पे करेंगे. सर मैं कैसे करूंगा? मतलब आप कैसे करोगे घर पे? अगर पॉसिबल है तो एक्सेल पे करो. बाई चांस अगर नहीं पॉसिबल हो रहा तो पेन पेपर पे जैसे आप करते हो वैसे करो अलॉन्ग विद द कैलकुलेटर. बहुत इजी इजी कैलकुलेशन होने वाला है. तो वहां पे आपको नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटर से काम हो जाएगा प्लस आपका पेन पेपर से भी हो जाएगा. बट मेरा ऑब्जेक्टिव आज थोड़ा सा एक्सेल यूज करके आपको कंफर्टेबल फील करने का इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग अपने कैसे करते हैं ऑन दी एक्सेल. इज इट फाइन? तो मैं एक्सेल पे करने वाला हूँ. उसके बाद को रीडिंग्स के अंदर में जो क्वेश्चंस है, द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन, फॉर एग्जांपल इफ यू सी दैट दिस इज द आइटम सेट व्हिच इज गिवन एंड यू हैव टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1 to 7. तो ये पूरा का पूरा आइटम सेट है. और उसके बाद देर आर फॉलो अप क्वेश्चन 1 to 7 तक. ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन. इज इट फाइन? डेरिवेटिव में ऑल्सो वी हैव डन इन टर्म्स ऑफ आइटम सेट. तो ये लेवल 1 के लिए तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. दिस सॉर्ट ऑफ आइटम सेट इज रिप्रेजेंटेटिव इन लेवल 2. बट यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो प्रैक्टिस के लिए तो वी विल एक्सेप्ट ऑल दी क्वेश्चंस.
अपने सारे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। इज इट फाइन? तो ये डाउट नहीं आना चाहिए बाद में कि सर ये तो आइटम सेट है, आपने क्लास में आइटम सेट करवा दिया, ये तो एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बट यहाँ से जो अपने सीखेंगे, जो मतलब एग्जीक्यूट करेंगे सम्स में, वो एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि यार ये आइटम सेट दिया हुआ है, आपको ये लेना है कि इसमें से इंफॉर्मेशन वी विल गैदर एंड वी विल आंसर द फॉलो अप क्वेश्चंस। इज इट फाइन? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 21 क्वेश्चंस है विथ 3 आइटम सेट्स, 7 क्वेश्चंस करके देर आर 3 आइटम सेट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। तो आपको अभी आइडिया इस चैप्टर का नहीं है, बट यू हैव आइडिया फ्रॉम दी कंपनी एनालिसिस जो था वो वाला टॉपिक फॉरकास्टिंग, उसका आइडिया है। आई एम अज्यूमिंग दैट, प्लीज। हाँ, वहां पे अपने को जो भी किए हुए वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले, प्लस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में बिहेवियरल फाइनेंस वाला टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 7। नाइजेल फ्रेंच, an analyst at Taurus Investment Management, is analyzing Archway Technologies। ओके, तो इसका अपने सेकंड नेम याद रखेंगे, फ्रेंच। ठीक है, पूरा नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। एथिक्स के अंदर में बताया गया है कि फ्रेंच जो सेकंड नेम होगा वो अपने लिए रिलेवेंट होता है। तो फ्रेंच इज एन एनालिस्ट एट टॉरस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है और यहाँ पे ये एज ए एनालिस्ट काम कर रहा है। इज एनालाइजिंग आर्चवे टेक्नोलॉजीज। तो आर्चवे क्या हो गया? इसका टारगेट कंपनी। ठीक है, ये आर्चवे टेक्नोलॉजीज को एनालाइज करेगा और उसके बाद हो सकता है रिसर्च रिपोर्ट बना के इसका जो बॉस है उसको सबमिट करेगा, और इसका बॉस बॉस हो सकता है जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर होगा। ही मस्ट बी गिविंग इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन कि बाई करना है या सेल करना है टू दी अप्रोप्रिएट क्लाइंट्स। Is analyzing Archway Technologies, a manufacturer of luxury electronic auto equipment। तो वो जो टारगेट कंपनी है जिसपे रिपोर्ट लिखेगा, वो कंपनी क्या कर रहा है? दैट इट्स अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो इक्विपमेंट्स। एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज सुपरवाइजर लुकास राइट, अगेन सेकंड नेम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फ्रेंच एनालिस्ट, उसका बॉस कौन है? राइट। ठीक है, तो राइट उसको बोला है प्लीज तुम एनालाइज करो आर्चवे टेक्नोलॉजीज को। French is asked to evaluate Archway's profitability over the past 5 years relative to its two main competitors। चलो अब यहां से ट्राई करो रिवाइज करने का, वेदर इट इज टाइम सीरीज एनालिसिस और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस होता था कि सर अपने आर्चवे टेक्नोलॉजीज को इवेलुएट कर रहा है एज कंपेयर टू इट्स पास्ट परफॉर्मेंस। अगर कोई उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ इवेलुएट कर रहा है तो दैट इज व्हाट एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। इज इट फाइन? तो उसका जो बॉस है वो बोला है उसको, फ्रेंच इज आस्क्ड टू इवैल्यूएट आर्चवे प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द पास्ट 5 years relative to its what main two main competitors which are located in different countries with significantly different टैक्स स्ट्रक्चर्स। सो मान लो आर्चवे टेक्नोलॉजीज अगर यूएस सिचुएटेड है, उसका जो कॉम्पिटिटर्स है वो हो सकता है जापान और इंडिया में सिचुएटेड है, बिकॉज यहाँ पे बोला दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर। इज इट फाइन? French begins by assessing Archway's competitive position। competitive position evaluate करने के लिए क्या यूज आता है अपना? पोर्टर 5 फोर्सेस। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल याद करने का ट्राई करो। पोर्टर 5 फोर्सेस में क्या क्या फोर्स था? एक होता था सर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, सेकंड होता था बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ एंट्री, threat of entry। Is it fine? 5 forces: bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, threat of entry, threat of new entrants, threat of substitutes, and होता था क्या? और क्या बोले? एक राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म। एंड अपने चाहते हैं ये सारा फोर्सेस क्या हो? लो हो। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कम हो, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कम हो, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म्स कम हो, जो बाहर से आ रहा है वो इजिली आ नहीं पाए, मतलब थ्रेट ऑफ एंट्री क्या हो? थ्रेट ऑफ एंट्री शुड बी हाई और लो। और उसका एक और वर्ड होता था इनफैक्ट, अगर आपको याद है तो, थ्रेट ऑफ एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री शुड बी हाई सो दैट थ्रेट ऑफ एंट्री टू बी व्हाट? लो। बैरियर्स टू एंट्री शुड बी हाई, कोई जल्दी से आ नहीं पाए सर अपनी इंडस्ट्री के अंदर में, थ्रेट ऑफ एंट्री शुड बी व्हाट? लो। इज इट फाइन? कि थ्रेट कम हो, कोई बाहर से आने का थ्रेट क्या हो? कम हो। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट शुड बी व्हाट? लो। कि सर अपने जैसा प्रोडक्ट कोई और तो नहीं बना रहा है, क्या कस्टमर्स का स्विचिंग कॉस्ट लो है कि कहीं वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ क्या इजिली स्विच कर जाएगा? वी डोंट वांट ऑल दिस, मींस वी वांट ऑल द फोर्सेस टू बी व्हाट? लो। वी वांट ऑल द फोर्सेस टू बी व्हाट? लो। French begins by assessing Archway's competitive position within the luxury electronic auto equipment industry using Porter's 5 forces framework. A summary of French industry analysis is presented in exhibit number 1।
एनालिसिस ऑफ लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो इक्विपमेंट इंडस्ट्री यूजिंग पोर्टर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे 5 फोर्सेस दिया हुआ है। सबसे पहला क्या, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। फैक्टर्स टू कंसिडर, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट आर हाई। अगर कस्टमर का स्विच करने का कॉस्ट हाई है तो सर वो जल्दी से दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच नहीं करेगा। इसका मतलब थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट इज हाई और लो, इट इज लो। सर कस्टमर अगर स्विच करेगा ना दूसरे प्रोडक्ट पे, उसका कॉस्ट ज्यादा लगेगा। इसका मतलब सर जो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कम है, मेरे दूसरे कॉम्पिटिटर का कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा। तो सर थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट विल बी व्हाट, लो। ठीक है। राइवलरी, राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म। एक होता था कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट, एक होता फ्रेगमेंटेड मार्केट। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट मतलब क्या हुआ, वेयर देयर आर मेजर 2 और 3 प्लेयर्स। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, एयरटेल, जियो, वोडाफोन तो मतलब नाम का है थोड़ा बहुत ही। ठीक है, एयरटेल, जियो। और अगर वोडाफोन को भी ले लेते हैं तो देयर आर डोमिनेटली व्हाट, 2 मेजर प्लेयर्स। और एक होता है फ्रेगमेंटेड मार्केट। फ्रेगमेंटेड मार्केट क्या हो गया, लाइक कमोडिटी टाइप प्रोडक्ट सर, जहां पे देयर आर लॉट ऑफ सप्लायर्स आर अवेलेबल, लॉट ऑफ सप्लायर्स आर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल मास्क, जब कोविड के टाइम पे एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग मास्क, तो हर जन मास्क बेचना स्टार्ट कर दिया था। ऑल दी ब्रांड स्टार्टेड व्हाट, सेलिंग मास्क। तो वो क्या हो गया, फ्रेगमेंटेड मार्केट हो गया था। व्हाट यू वांट, you want fragmented market or you want concentrated market? Don't think from the customer point of view, think from the company point of view, it will be easy। वहां भी बोला था कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इजी होगा। वी फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू वी वांट फ्रेगमेंटेड मार्केट और कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट, वी वांट कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट, जहां पे सर 2 या 3 प्लेयर्स ही मेजरली डोमिनेट करे पूरे मार्केट को, राइट। अगर फ्रेगमेंटेड मार्केट हुआ, बहुत सारे सप्लायर्स आ गए, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, देयर विल बी लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन। तो बोल रहा है राइवलरी, आर्चवे होल्ड्स 60% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट शेयर, वेरी गुड। ईच ऑफ इट्स 2 मेन कॉम्पिटिटर्स होल्ड व्हाट, 15%। तो सर आउट ऑफ 100% 90% तो ये लोग तीनों जन मिलके होल्ड कर रहा है। आर्चवे इज होल्डिंग 60 एंड 2 मेन कॉम्पिटिटर्स आर होल्डिंग व्हाट, 15% ईच। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स याद करने का ट्राई करो। सर जिससे अपने सामान खरीद रहे, जिससे रॉ मटेरियल खरीद रहे, व्हाट वी वांट कि यार वो 1 या 2 सप्लायर पे अपने डिपेंडेंट रहे, या फ्रेगमेंटेड सप्लायर रहे, मतलब बहुत ज्यादा सप्लायर रहे, बहुत ज्यादा सप्लायर रहे। सोचो फॉर एग्जांपल, मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई एम परचेजिंग द सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ वेंडर। सो इफ आई एम रिलाइंग ऑन ओनली वन वेंडर, और कल के दिन वो बोल दे कि यार नहीं ये सॉफ्टवेयर का कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। मतलब फिर मेरे को क्या तो कॉस्ट आपको पास ऑन करना पड़ेगा मेरे स्टूडेंट को, या मैं खुद वो लॉस बियर करूंगा। इज इट फाइन? तो व्हाट आई वांट कि मेरा एक ही सप्लायर हो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने का, या 3 4 सप्लायर हो, ताकि अगर कोई एक सप्लायर चूचा करे इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस, आई कैन गो टू द अनदर सप्लायर कि भाई तुम मेरे को सॉफ्टवेयर दे दे। तो ऑब्वियसली वो वांट कि सर बहुत सारा सप्लायर्स हो, सो दैट अपने क्या, एक सप्लायर पे अपने डिपेंडेंट नहीं रहे, एंड इफ दे वांट टू इंक्रीज द प्राइस वी कैन स्विच टू द अनदर सप्लायर। प्राइमरी इनपुट्स आर कंसिडर्ड बेसिक कमोडिटीज। देखो अगर बेसिक कमोडिटीज है, इसका मतलब क्या, बहुत सारा सप्लायर्स होने वाला है, एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स याद करने का ट्राई करो। व्हाट आई वांट कि मेरे पास 2 3 स्टूडेंट रहे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे। क्यों सर, अगर 1 2 स्टूडेंट रहेगा वो क्या बोलेगा कि यार आपका फीस एक्स अमाउंट है, तो मैं तो इस पे बाई नहीं करूंगा, मैं आप मेरे को 20 30% डिस्काउंट दीजिए, देन ओनली आई विल बाई। बट वेयर अगर मेरे पास बहुत सारा स्टूडेंट्स होगा तो मेरा क्या होगा, बार्गेनिंग पावर हाई होगा। मैं बोलूंगा ओके मेरे पास 20% अवेलेबल नहीं है, इफ यू वांट टू बाई यू कैन बाई एट दिस प्राइस, अदरवाइज आप नहीं बाई कर सकते हो क्लास, राइट। जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं करता हूँ, बट सोचे मतलब ये कॉमन सेंस वाला चीज बात करें ताकि तुमको ये हेवी नहीं लगे ये वाला टॉपिक, राइट। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या हो गया सर, अपने चाहते हैं अपना बहुत सारा कस्टमर्स हो, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट टू सेल आवर प्रोडक्ट ऑन दी टू दी वन कस्टमर, राइट। सो दैट बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स क्या हो, लो हो। व्हाट वी वांट, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स क्या हो, लो हो। लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो इक्विपमेंट इज वेरी स्पेशलाइज्ड, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। तो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है इसका मतलब क्या सर, बहुत सारा बायर्स होगा या कम बायर्स होगा, कम बायर्स होगा। लग्जरी और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो इक्विपमेंट इज वेरी स्पेशलाइज्ड, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, सर कोई बाहर से मेरे इंडस्ट्री में आ रहा है, ठीक है। तो सर मेरे इंडस्ट्री में तो तभी आ सकता है अगर कॉस्ट कम है, मेरे इंडस्ट्री में आने का कॉस्ट अगर कम है, देन सर सबको ही घुस सकता है। फॉर एग्जांपल मास्क बेचना, क्या सबको एयरलाइन इंडस्ट्री में घुस सकता है क्या? कैन एवरीवन इंटर इनटू एयरलाइन इंडस्ट्री? नो, देयर इज हाई फिक्स्ड कॉस्ट, there is high fixed cost. That is why the threat of entry is actually what, low in that type of industry, telecom industry, airline industry and all. Threat of new entrants, high fixed cost to enter the industry। बोला fixed cost क्या हाई है, बिकॉज ये लोग क्या बना रहा है, देखो ऑटो इक्विपमेंट, वो भी लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक ऑटो इक्विपमेंट, ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट विल बी व्हाट, हाई। परफेक्ट। फ्रेंच नोट्स दैट फॉर द ईयर जस्ट एंडेड, एक सेकेंड बिफोर वी मूव आगे, आपने जो भी
अभी तक पढ़े हैं डेटा। अब उसके अकॉर्डिंग एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा, और अपने जो भी डिस्कस किया वहां से कोई क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। पूछा है तो वी विल आंसर दैट, एंड उसके बाद रिमेनिंग पोर्शंस अपने फिर यहाँ पे आके इस पैराग्राफ से वी विल रिव्यू एंड अकॉर्डिंगली वी विल आंसर। इज इट फाइन? क्योंकि एक बार में अगर पूरा आइटम सेट पढ़ लोगे यू विल फॉरगेट कि क्या क्या रीड किए थे। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। लेवल 2 में भी वी ऑल्सो फॉलो दी सेम थिंग कि आइटम सेट पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। 2-3 पैराग्राफ्स यू जस्ट रीड, यू विल गेट दी फील कि यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन पूछा होगा। We will check the question, we will answer, then again we will read the remaining part of the item set. So let's go to the question. Question number 1. Which profitability metric should French use to assess Archway's 5-year historical historic performance relative to its competitor? तो यहाँ पे याद है उसका बॉस बोला था आपको, उसका बॉस बोला था इसको, फ्रेंच नाम था ना, फ्रेंच को, या फ्रेंच को, दैट यू हैव टू evaluate Archway's profitability over the past 5 years relative to its main competitors. But competitor कहाँ पे है? They have a different tax structures. तो अलग अलग जगह पे तो टैक्स रेट अलग अलग होगा। तो which profitability metric should French use to assess Archway's 5-year historical performance relative to its competitors? सबसे पहला profitability metric बोल रहा है current ratio, obviously no, current ratio represents what? Liquidity ratio, right? वो liquidity ratio represent करता है। Operating margin, operating margin क्या होता है? EBIT divided by sales। ऑपरेटिंग मार्जिन इज EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स। EBIT में क्या आपने टैक्स माइनस कर दिया है? नहीं, वी हैव नॉट रिड्यूस्ड द टैक्स, सो वी कैन यूज व्हाट? ऑपरेटिंग मार्जिन। क्योंकि सर टैक्स तो अलग अलग होगा ना, सबको का टैक्स रेट अलग अलग होगा। तो इफ यू आर यूजिंग नेट इनकम, इफ यू आर यूजिंग नेट इनकम फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट मार्जिन यूज करते हो टू चेक दी प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स फॉर फ्रेंच एंड कॉम्पिटिटर्स, इट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सर हो सकता है फ्रेंच का टैक्स रेट 20% है, कॉम्पिटिटर का टैक्स रेट हो सकता है 30% है, नेक्स्ट वाले का 40% है। तो अलग अलग टैक्स रेट होगा तो नेट इनकम भी तो अलग अलग आएगा। तो प्लीज आप टैक्स माइनस मत करिए, क्योंकि टैक्स रेट विल बी व्हाट? डिफरेंट फॉर different jurisdictions. So we can use what? Operating margin, because it does not consider what? Tax. EBIT divided by what? Sales. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल में क्या हो गया? आपका जो रिटर्न है दैट इज व्हाट? पोस्ट टैक्स रिटर्न डिवाइडेड बाय व्हाट? इन्वेस्टेड कैपिटल। तो रिटर्न क्या पोस्ट टैक्स हो गया, तो प्लीज टैक्स माइनस मत करिए। क्यों? क्योंकि सबको का टैक्स रेट अलग अलग होगा। इज इट फाइन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Based on the current competitive landscape presented in exhibit number 1, जो exhibit number 1 में competitive landscape present किया है, French should conclude that Archway's ability to pass along price increase is high। बोल रहा है pass along price increase is high, बोल रहा he can pass on the price increase, बोला कि price increase को वो pass on कर सकता है। yes कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सारा factors उसका अच्छा था। Demand lower input prices from the supplier is low। वाई? अरे सप्लायर्स तो बहुत सारे हैं ना, तो यू कैन डिमांड व्हाट? लोअर इनपुट प्राइसेस। तो डिमांड लोअर इनपुट प्राइसेस फ्रॉम सप्लायर विल बी व्हाट? हाई। आप लोअर प्राइस पे बाई कर सकते हो अपने सप्लायर से, क्योंकि आप यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल सप्लायर, यू हैव फ्रेगमेंटेड सप्लायर्स। ऑप्शन नंबर सी, जनरेट अबव एवरेज रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज लो। नो, यू कैन जनरेट व्हाट? हायर रिटर्न्स। यू कैन जनरेट व्हाट? हायर रिटर्न्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सारा फैक्टर्स फेवर में था। ये जो कंपनी है आर्चवे, उसका सारा फैक्टर्स था ना, 5 फैक्टर्स वेयर इन दी फेवर। क्योंकि यहाँ पे देखो सारा चीज, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स लो, राइवलरी लो क्योंकि 60% होल्ड कर रहा है, बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स क्या लो, बार्गेनिंग पावर बायर्स ऑल्सो लो क्योंकि ये देखो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज एक्चुअली व्हाट? लो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर ही कैन पास ऑन दी प्राइस इंक्रीजेस इज व्हाट? हाई। कि अगर बाई चांस कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, बाई चांस कंपनी का कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, अगर कॉस्ट इंक्रीज होता है तो वो जो कॉस्ट इंक्रीज होगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ही कैन रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से वो रिकवर कर सकता है। इज इट फाइन? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, based on the current competitive landscape presented in exhibit number 1, Archway's operating profit margin over the forecast horizon are least likely to Archway's operating profit margin over the forecast horizon are least likely to remain decrease, remain constant और increase। क्या होने वाला है सोच के बताओ। Based on current competitive landscape presented in exhibit number 1, Archway's operating profit margin over the forecast horizon are least likely to क्या decrease होगा या remain constant या increase? सोच के बताओ, बहुत easy क्वेश्चन है ये सब सारा चीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या चीज नहीं होगा, अपने को ये आंसर देना है। अपने बोलेंगे यहाँ पे डिक्रीज नहीं होने वाला है। Operating profit margin is not expected to what? Decrease. Either it will remain constant
और इट विल व्हाट इंक्रीज, क्या तो इंक्रीज होगा और क्या तो कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज तो नहीं होने वाला है बिकॉज सारा फैक्टर्स क्या अच्छा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओवर द फोरकास्ट होराइजन आर लीस्ट लाइकली टू व्हाट, लीस्ट लाइकली टू व्हाट डिक्रीज, डिक्रीज नहीं होने वाला, इधर इट विल रिमेन कांस्टेंट और इट विल व्हाट इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन लग रहा है, ठीक है, नंबर्स है, कैलकुलेशन लग रहा है। देखो बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 2 वी हैव नॉट डन दिस, तो अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर दे पाए, 3 क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। और तुम देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस में कोई भी अपने नया पॉइंट सीखे नहीं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ये सब तो बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है जो अपने इंडस्ट्री एनालिसिस वगैरह में कवर ऑलरेडी किए। इज इट फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 2 आर्चवेज forecasted gross profit margin for 2020 is closest to, forecasted gross profit margin बोल रहा है for 2020 based on exhibit number 2। चलो देखते हैं। French notes that for the year just ended 2019, यहाँ से रीड नहीं किए थे डेटा। French note that for the year just ended 2019, Archway's cost of goods sold was 30% of what? Sales। अगर sales 100 rupees है, cost of goods sold कितना? 30 rupees है, 30%। To forecast Archway's income statement for 2020, French assumes that all companies in the industry will experience an inflation rate of 8% on the cost of गुड्स सोल्ड। बोला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो प्राइस है ना, जो कॉस्ट है, वो 8% का इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहा है इन 2020। इज इट फाइन? इन्फ्लेशन किए फोरकास्ट मॉडल के अंदर में, फोरकास्टिंग के अंदर में बिल्कुल किया अपने, फोरकास्टिंग के अंदर में बिल्कुल किया। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के अंदर में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी क्वांटिटी को इंक्रीज कराएगा आपके फोरकास्टेड सेल्स का, और जो इन्फ्लेशन है वो प्राइस इंक्रीज बताएगा कि हाउ मच देयर कैन बी प्राइस इंक्रीज। तो बोल रहा है कि जो कॉग्स है दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ व्हाट? 8%। एग्जिबिट नंबर 2 shows French forecasts relating to Archway's price and volume changes। प्राइस एंड वॉल्यूम चेंज बता रहा है 2020 का। एवरेज प्राइस इंक्रीज पर यूनिट इज व्हाट? 5%। बोल रहा है कि जो सेल्स प्राइस है वो कितना से इंक्रीज होगा ऑन एन एवरेज? 5% से। वॉल्यूम ग्रोथ विल डिक्लाइन बाई 3%, जो वॉल्यूम है वो 3% से डिक्लाइन होगा। अगर सेल्स का वॉल्यूम डिक्लाइन होता क्या, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वॉल्यूम डिक्लाइन होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं डिक्लाइन होगा? सोचो ये चीज कि सर अगर सेल्स अपने कम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वॉल्यूम डिक्लाइन? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो डिपेंड करता है कितना सेल्स कर रहे हो, तो अगर सेल्स कम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल आल्सो व्हाट? डिक्लाइन। इज इट फाइन? आफ्टर पुटिंग टुगेदर इनकम स्टेटमेंट प्रोजेक्शंस फॉर आर्चवे, फ्रेंच फॉरकास्ट आर्चवे बैलेंस शीट आइटम्स। बोल रहा है कि इनकम स्टेटमेंट प्रोजेक्शंस करने के बाद ही इज फॉरकास्टिंग व्हाट? बैलेंस शीट आइटम्स। ही यूजेस आर्चवेज historical efficiency ratios to forecast the company's working capital accounts। efficiency ratio याद है? efficiency ratio, historical efficiency ratio to forecast the company's working capital account। तो efficiency ratio क्या था? if you remember, activity ratio, जहां पे you use what? P&L and balance sheet both, P&L and balance sheet आप दोनों यूज कर सकते हो। बेस्ड ऑन इज फाइनेंशियल फॉरकास्ट फॉर आर्चवे। चलो यहाँ पे बाकी एक बार स्किप करते हैं लास्ट पैराग्राफ, अगेन विल गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 2 आर्चवेज forecasted gross profit margin for 2020 is closest to। gross profit margin बोल रहा है, ठीक है, 2020 का। चलो कैलकुलेट करते हैं 2020 का, अपने कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपके पास सेल्स का डेटा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डेटा दिया हुआ है। तो 2019, 2020, सबसे पहला सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, फिर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे, सेल्स में से, सॉरी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। आई होप दिख रहा होगा आपको सब कुछ ठीक से। ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट? सेल्स विल बी व्हाट? ग्रॉस मार्जिन, विल बी ग्रॉस मार्जिन। इज इट फाइन? ग्रॉस मार्जिन विल बी इन परसेंटेज टर्म। ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज अपने अभी तक नंबर्स नहीं पुट किया है। तो सेल्स एक बार मान लेता हूं मैं 2019 का $1000 है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना बोला था? 30%। इज इट फाइन? फर्स्ट लाइन देख लो आप, 30%। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1000 इंटू 30% विल बी व्हाट? 300। वेरी इजी। अरे $1000 अगर सेल्स है, 30% कॉस्ट कॉस्ट है, तो 300 विल बी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 700। तो ग्रॉस मार्जिन कितना हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई व्हाट? सेल्स, ग्रॉस मार्जिन।
70%। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, 70%। इज इट फाइन? 2020 का अपने को ये पता लगाना है। 2020 का वी वांट टू फाइंड आउट दी ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। सबसे पहला सेल्स के लिए क्या बोला है? एवरेज प्राइस पर यूनिट 5% से इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम ग्रोथ 3% से डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर सर मान लीजिए 1000 सेल्स 2019 का था, उस पे 5% प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो इंटू 1.05। बताओ, अगर आपका $1 मान लो सेल्स है लास्ट ईयर का, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट ईयर का सेल्स क्या होगा? 1.05। 5% इंक्रीज बोल रहा है, तो अगर 1000 है तो इंटू 1.05। ये सेल्स हुआ, लेकिन आपका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो रहा है 3% से। इसका मतलब बचा हुआ नंबर क्या? 3% अगर आप माइनस करे हो तो बचा हुआ नंबर क्या? 0.97। 0.97 इंटू 0.97। देख लो, 1000 इंटू 1.05, उतना प्राइस इंक्रीज कर दिए। 0.97 क्वांटिटी, 3% से क्वांटिटी डिक्लाइन हुआ है, तो बचा हुआ नंबर क्या? क्योंकि सेल्स तो फाइनल नंबर आएगा ना, 0.97। इंटर। तो दिस विल बी सेल्स, दिस विल बी सेल्स फॉर 2020। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या बोला था ये लोग? French assumes that all the companies in the industry will experience an inflation rate of 8%। पूरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा 8% से, तो 300 इंटू कॉस्ट पर यूनिट 8% से इंक्रीज करना है इंटू 1.08। लेकिन आपका 3% से वॉल्यूम भी डिक्लाइन होगा, इंटू क्या? 0.97। इंटू 0.97, 3% कम कर दिया, इंटू 0.97। इंटर। इज इट फाइन? फिर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस मार्जिन क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट? सेल्स। परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं, 69.14%। दिस विल बी द आंसर, 69.14। ठीक है, आई होप अगर तुम कॉपी कर रहा है बाई चांस तो तुम ये कॉपी कर सकता है कि सर जो सेल्स था 1000 उसको अपने 1.05 से इंक्रीज किए, ये देख लो, और 0.97 से डिक्लाइन किए क्वांटिटी की वजह से। सेम विद दी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर में जो आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है दैट इज व्हाट? 8%। एंड डिक्लाइन जो हो रहा है क्वांटिटी दैट इज 0.97, मतलब जो फाइनल क्वांटिटी बचेगा 0.97। तो 314.28। तुम कैलकुलेटर में भी कर रहा होगा आई होप, अगर कोई एक्सेल पे नहीं कर रहा तो। फिर जीपी क्या हुआ? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जीपी आ गया, और जीपी में अपने डिवाइड करेंगे सेल्स, वी विल गेट व्हाट? ग्रॉस मार्जिन 69.14%। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, 69.1%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। French approach to forecasting archway working capital accounts would be most likely classified as what? Hybrid approach, top down approach, bottom up approach। वो बोला था वर्किंग कैपिटल अकाउंट कैसे फोरकास्ट करेंगे, क्या लिखा था एक बार चेक करते। After putting together income statement projection for Archway, French forecast Archway balance sheet item, he uses Archway historical efficiency ratios to forecast the working capital accounts। पूरा historical data देख के वो forecast कर रहा है working capital accounts को। So this is actually what? Top down approach। Sorry, not top down, bottom up approach। This is actually what? Bottom up approach। क्योंकि top down approach क्या होता था? If you remember, सर इकोनॉमी फोरकास्ट करेंगे, इकोनॉमी में क्या जीडीपी होने वाला है, देन इंडस्ट्री फोरकास्ट, मार्केट शेयर कंपनी का कितना है, ग्रोथ रेट कितना है कंपनी का, ठीक है, मार्केट ग्रोथ। उसके बाद अपने फोरकास्ट करेंगे क्या? कंपनी का सेल्स ग्रोथ। सो डिपेंडिंग ऑन अपॉन द इकोनॉमी, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, देन कंपनी। जो बॉटम अप अप्रोच होता है उसमें क्या बोलते हैं? सबसे पहला सर कंपनी का फोरकास्ट कर रहे हैं, जो सेल्स फोरकास्ट कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली व्हाट? दैट इज बेस्ड ऑन, फॉर एग्जांपल, कितना क्वांटिटी सेल्स कर रहे हैं, किस सेगमेंट से कर रहे हैं सेल्स, कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाइल्ड क्राफ्ट, ठीक है, वाइल्ड क्राफ्ट का कोई नाम सुना होगा, दैट इज अ बैंगलोर बेस्ड जो बैकपैक्स वगैरह बनाता है, ठीक है। तो सर वो लोग बैकपैक भी बनाते हैं, कपड़े भी बनाते हैं, दे डू दी मैन्युफैक्चर दी शूज ऑल्सो। तो ये सब सारा क्या हो गया? उनका डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज हो गया, राइट। तो वो लोग क्या है, इकोनॉमी इंडस्ट्री पे फोकस नहीं करके दे विल फोकस ऑन कि कितना सेल्स करने वाले, किस स्टोर से कितना सेल्स होने वाला है। दैट इज एक्चुअली व्हाट? बॉटम अप अप्रोच। दैट इज एक्चुअली व्हाट? बॉटम अप अप्रोच। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हो कि सर लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखते हैं और ऑन एन एवरेज कितना अपने सेल्स किया, लेट्स फोरकास्ट दैट जो लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स है ऑन एन एवरेज उतना ही होने वाला है फ्यूचर के अंदर में। दैट इज ऑल्सो एक्चुअली व्हाट? बॉटम अप अप्रोच। दैट इज ऑल्सो व्हाट? बॉटम अप अप्रोच। आईटीसी, आईटीसी का अलग अलग सेगमेंट्स है, टोबैको है, एफएमसीजी है, देन पेपर है। सो दे बेसिकली फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स।
सो अगर डिफरेंट सेगमेंट्स का अगर तुम फोरकास्ट कर रहा है विथ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए, ट्रेंड एनालिसिस करते हुए, दैट इज एक्चुअली व्हाट बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही यूजेस आर्चवेज हिस्टोरिकल एफिशिएंसी रेशियोज टू फोरकास्ट द कंपनीज वर्किंग कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट बॉटम अप अप्रोच। ये सब सारा चीज डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल फोरकास्टिंग में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ बस आपको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Next, question number 6. The most appropriate response to Wright's question about the technological development is to. अच्छा, ये read नहीं किया. Let's read the last paragraph. Based on his financial forecast for Archway, French estimates a terminal value using a valuation multiple based on company's average price to earnings multiple over the past 5 years. I hope ये वाला line अब तुमको heavy नहीं लग रहा है. You have already done equity valuation. इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर में अपने टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, डीसीएफ अप्रोच से डीडीएम अप्रोच, या सर मल्टीपल अप्रोच, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल दे आर यूजिंग। बोल रहा है बेस्ड ऑन हिज फाइनेंशियल फोरकास्ट फॉर आर्चवेव, फ्रेंच एस्टिमेट्स अ टर्मिनल वैल्यू फिफ्थ ईयर, फॉर एग्जांपल फिफ्थ ईयर का वैल्यू यूजिंग अ वैल्यूएशन मल्टीपल बेस्ड ऑन द कंपनीज प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल यूज कर रहा है ओवर द पास्ट 5 years, लास्ट 5 years का पी रेशियो यूज कर रहा है। Right, discusses with French how the terminal value estimate is sensitive to the key assumption. Obviously terminal value is sensitive to the key assumption about the company's future prospects. Right, asks French, वो जो बॉस था राइट, वो अपने जूनियर से पूछ रहा है what change in the calculation of terminal value would you make if a technological development that would adversely affect Archway was forecast to occur sometime beyond your financial forecast horizon. बोल अगर कंपनी का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कुछ एडवर्स मूवमेंट हो जाता, मतलब एडवर्स मूवमेंट क्या हो गया, नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है, तो टर्मिनल वैल्यू पे क्या इंपैक्ट होगा, ऑब्वियसली टर्मिनल वैल्यू डिक्लाइन होगा। टर्मिनल वैल्यू डिक्लाइन होगा मतलब पीई रेशियो गिरेगा, कंपनी का पीई रेशियो यू हैव टू टेक व्हाट लोअर। Buddha, what change in the calculation of the terminal value would you make if the technological development that would adversely affect Archway was forecast to occur sometime beyond your forecast financial forecast horizon? बोला कि तुम्हारा forecast horizon तुम 5 years का जो लिया है उसके बाद अगर लगता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कोई डाउनग्रेड होगा तो हाउ द टर्मिनल वैल्यू विल इफेक्ट। The most appropriate response to the Wright's question about the technological development is to, बुरा की क्या आंसर देगा अपने बॉस का, फ्रेंच, इंक्रीज द रिक्वायर्ड रिटर्न, डिक्रीज द परपेचुअल ग्रोथ रेट, डिक्रीज द पीई मल्टीपल। ऑब्वियसली डिक्रीज द पीई मल्टीपल, क्योंकि पीई मल्टीपल ही तो यूज कर रहा है वो, अरे टर्मिनल वैल्यू के लिए वो डीसीएफ थोड़ी यूज कर रहा है, पीई मल्टीपल यूज कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टेक्नोलॉजिकल डाउनग्रेड होगा तो सर उसको भी, एनालिस्ट को भी क्या लोअर पीई लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Question number 7. If the luxury electronic auto equipment industry is subject to rapid technological changes and market share shifts, how should French best adapt his approach to modeling? बोला अगर वो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री है वो अगर रैपिड चेंजेस में इन्वॉल्व होता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, मतलब उस इंडस्ट्री के अंदर में इफ देयर इज अ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट एंड मार्केट शेयर शिफ्ट, मार्केट शेयर भी चेंज हो जाता है कंपनी का, हाउ शुड फ्रेंच बेस्ट एडेप्ट हिज अप्रोच टू मॉडलिंग, तो वो जो फोरकास्ट कर रहा है ना कंपनी का, वो कैसे ये सब चीज को इनकॉर्पोरेट करेगा। एग्जामिन बेस रेट्स, बेस रेट ये किए हैं, बिल्कुल किए हैं फोरकास्टिंग के अंदर में, बेस रेट, फोरकास्ट मल्टीपल सिनेरियोस, यस वी शुड फोरकास्ट मल्टीपल सिनेरियोस, ये भी अपने वहां पे किए थे कि यू शुड नॉट calculate or dependent on a single value, you should make what range of values, रेंज ऑफ वैल्यूज, इनफैक्ट अलग अलग सिनेरियोज आप कैलकुलेट करो, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस, कि अगर मान लीजिए सर अभी जो चल रहा है वही सिनेरियो रहा लास्ट 5 years में, तो कितना फोरकास्ट करेंगे, अच्छा हो गया बेस्ट केस हो गया तो क्या फोरकास्ट करेंगे, वर्स्ट केस सर सब कुछ अगर खराब हो गया तो हाउ कैन वी फोरकास्ट, तो अलग अलग सिनेरियोज आप कैलकुलेट करोगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फोरकास्ट मल्टीपल सिनेरियोज। ऑप्शन नंबर सी, स्पीक टू एनालिस्ट हु होल्ड डाइवर्स ओपिनियंस ऑन दी स्टॉक, नॉट रिक्वायर्ड, बोल रहा है कि मतलब यू कैन चेक, बट यहाँ पे बोल रहा था कि आप फोरकास्ट कर रहे हो ना कंपनी का, तो ऑब्वियसली यू हैव टू फोरकास्ट व्हाट मल्टीपल सिनेरियोज इफ इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट रैपिड टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट, राइट,
ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। फोरकास्ट मल्टीपल सिनेरियोस, सब कुछ किया हुआ है फोरकास्टिंग के अंदर में, कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो नहीं किया हुआ है। यहाँ पे सारा ऑप्शन जो था, सारा चीज वहां पे अपने किए हुए हैं। अब चेक करना। नेक्स्ट तो देखो, फर्स्ट आइटम सेट अपना कंप्लीट हो गया विथ नो नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज फ्रॉम दिस चैप्टर। कहीं भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको लगा कि यार ये चीज तो नहीं पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़े हुए अपने। नेक्स्ट आइटम सेट 8 टू 14। नेक्स्ट आइटम सेट इज फ्रॉम आइटम सेट 8 टू 14। चलो देखते हैं। फ्रोम इज अ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एनालिस्ट एट टुकाना इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो देखो ये सब नेम्स हेवी है, वहां का नाम है तो हेवी हो गई, तो तुम 5 बार 10 बार मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है। फ्रोम कौन है? एनालिस्ट है सर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का। एंड कहाँ पे काम कर रहा है वो एनालिस्ट? कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट फर्म टुकाना, दैट्स इट। शी इज कंडक्टिंग एन एनालिसिस ऑफ ओमिक्रॉन एनवी, a hypothetical European engineering company that manufactures and sells scooters and commercial trucks. तो वो किसका एनालिसिस कर रहा है? ओमिक्रॉन, एंड दे आर इनटू एक्चुअली व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग व्हाट? स्कूटर्स एंड कमर्शियल ट्रक्स। ओमिक्रॉन Omicron's petrol scooter division is the market leader in its sector and has two competitors. तो ये सब सारा चीज आई होप समझ में आ रहा होगा कि जो कंपनी ओमिक्रॉन, दे आर एक्चुअली व्हाट? इनटू पेट्रोल स्कूटर, एंड दे आर द मार्केट लीडर है, एंड देयर आर टू कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। ओमिक्रॉन्स पेट्रोल स्कूटर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। जैसे इंडिया में कौन सा टू व्हीलर सबसे फेमस है, मतलब किसका ब्रांड सबसे स्ट्रॉन्ग है? एक्टिवा, होंडा। एक्टिवा तो उसका मॉडल है, होंडा दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? Omicron's petrol scooters have a strong brand name and a well-established distribution network. Supply chain बहुत तगड़ा है उसका, ठीक है, काफी सारे cities में होगा। Given the strong branding established by the market leaders, the cost of engineering the industry is what? High. Obviously, cost of entering the industry is high. Yes, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ एंटरिंग तो हाई है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हाई है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तो बहुत हाई है। बट फ्रॉम anticipates that small, inexpensive, imported petrol fueled motorcycles would become substitutes for Omicron's पेट्रोल स्कूटर्स। जी समझ में आया कि सर बाहर से इंपोर्ट होगा कुछ सस्ते मोटरसाइकिल्स, स्मॉल इनएक्सपेंसिव, जो कि क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है। चाइना का फील लो, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी तुमको पता ही है कि चाइना का सस्ता सामान आके यहाँ का जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उसको काफी लॉस हुआ है। सेम स्टोरी यहाँ भी बात कर रहा है ये लोग कि सर जो ओमिक्रॉन अपने आप को जो ब्रांड लीडर मानता था, स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर मानता मानता था, अब क्या हो रहा है? बोल रहा है कि जो फ्रोम है वो एंटिसिपेट कर रहा है कि बाहर का मोटरसाइकिल्स आके क्या उसका सब्स्टिट्यूट बन सकता है। इसका मतलब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज व्हाट? हाई। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज एक्चुअली व्हाट? हाई। फ्रोम यूजेस ROIC, return on invested capital, as the metric to assess Omicron's performance. Omicron has just introduced the first electric scooter. सब कुछ फील आ रहा होगा, इंडिया में हो रहा है सारा। ओला वोला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है, होंडा कर दिया, मतलब जो मेजर प्लेयर्स है दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, राइट? तो ओमिक्रॉन हैज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर टू द मार्केट एट ईयर एंड 2019। The company expectations are as follows. क्या क्या expectations है? Competing electric scooter will reach the market in 2021। competing electric scooters बोला जो बाहर के competitors आएंगे ना सर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में, they are expected to reach in 2021। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स will not be a substitute for पेट्रोल स्कूटर्स। पूरा पूरा का पूरा पेट्रोल स्कूटर्स को ऑब्सोलीट नहीं करेंगे। The important research cost in 2020, 20 and 21 will lead to more efficient electric scooters। तो बोला जो रिसर्च कॉस्ट होगा 2020 में 2021 में, इट विल लीड टू मोर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एफिशिएंट। आगे और भी डेटा है, बट अगेन अपने क्या करेंगे, एक बार डेटा को होल्ड करते हैं, चेक करते हैं क्वेश्चंस पूछा है क्या। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग पोर्टर्स 5 forces analysis, which of the following competitive factors is most likely to have a greatest impact on Omicron's पेट्रोल स्कूटर प्राइसिंग पावर? बताओ कॉम्पिटिंग फैक्टर्स क्या थे, अपने बात किए थे, राइवलरी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। क्या बोल रहा था? इट्स मोस्ट लाइकली टू हैव द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन ओमिक्रॉन्स पेट्रोल स्कूटर प्राइसिंग। एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था ये लोग? स्मॉल एक्सपेंसिव इंपोर्टेड पेट्रोल फ्यूल मोटरसाइकिल्स विल बिकम मोर सब्स्टिट्यूट फॉर ओमिक्रॉन पेट्रोल स्कूटर्स। इसका मतलब क्या? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज हाई। ऑप्शन नंबर बी, greatest impact on Omicron petrol pricing power will be what? Threat of substitutes. Next,
राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म का बात नहीं है. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज एक्चुअली व्हाट? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज एक्चुअली व्हाट? हाई. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज हाई. यहाँ पे बोल रहा है इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द ओमिक्रॉन्स पेट्रोल स्कूटर प्राइसिंग पावर. सर उसका जो प्राइसिंग पावर है वो ऑब्वियसली थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स भी लिखा है लोग कि न्यू एंट्रेंट्स का जो थ्रेट है दैट इज हाई. मतलब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज हाई, इसका मतलब क्या हो गया कि बाहर वाला कोई आ सकता है. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज हाई. नहीं, बाहर वाला कैसे आएगा? बाहर वाला कैसे आएगा? क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ये लोग बोला था क्या कि ऑटोमोबाइल में आना इतना इजी नहीं है. कॉस्ट ऑफ एंटरिंग द इंडस्ट्री इज हाई. बट उसको लग रहा है कि बाहर से सर कुछ मोटरसाइकिल्स आ सकता है. मतलब प्रोडक्ट आएगा. अरे बाबा, प्लेयर नहीं आ रहा है. वो जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कोई लेके नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अपना मोटरसाइकिल्स वहां से क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर ले रहा है. इज इट फाइन? अरे चाइना वाला के इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर रहा बट वहां से चाइनीज प्रोडक्ट भेज दे रहा है. तो यहाँ पे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स विल बी व्हाट? हाई. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द मेट्रिक यूज्ड बाय फ्रोम टू एसेस ओमिक्रॉन्स परफॉर्मेंस. कौन सा मेट्रिक यूज किया था? आरओआईसी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल. रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यूज किया ना टू check the assess the Omicron's performance. The metric used by From to assess Omicron's performance incorporates the degree of financial leverage, operating liabilities relative to operating assets, the firm's competitiveness relating to companies in other टैक्स regime. सबसे पहला ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे बोला फर्म्स कॉम्पिटेटिवनेस. तो फर्म का कॉम्पिटेटिवनेस इज चेक्ड वाया पोर्टस 5 forces. इज इट फाइन? यहाँ पे बोला है रिटर्न ऑन व्हाट? इन्वेस्टेड कैपिटल. रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होता है सर? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट? इन्वेस्टेड कैपिटल. एंड व्हेन वी से इन्वेस्टेड कैपिटल इट मींस ऑपरेटिंग एसेट्स माइनस ऑपरेटिंग लायबिलिटीज. ऑपरेटिंग एसेट्स सर जो भी अपने बिजनेस में एसेट्स यूज कर रहे हैं फॉर दी बिजनेस ऑपरेशंस माइनस व्हाट? लायबिलिटीज. माइनस व्हाट? लायबिलिटीज. और यू कैन टेक इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस व्हाट? डेट. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑपरेटिंग लायबिलिटीज रिलेटिव टू व्हाट? ऑपरेटिंग एसेट्स. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज आप कॉर्पोरेट इशूअर में पढ़ोगे. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है कि सर बिकॉज ऑफ 1% चेंज इन ईबीआईटी, मेरा ईपीएस में कितना परसेंट से चेंज हो रहा है, दैट इज एक्चुअली डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. यहाँ पे कुछ बात नहीं हो रहा है ऐसा. ईपीएस और ईबीआईटी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल का. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑपरेटिंग लायबिलिटीज रिलेटिव टू व्हाट? ऑपरेटिंग एसेट्स. तो अपने डिनोमिनेटर के अंदर में लेते हैं आरओआईसी के अंदर में ऑपरेटिंग एसेट्स माइनस व्हाट? ऑपरेटिंग लायबिलिटीज और इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Next, question number 10. Based on Omicron's expectation, the gross profit margin of Omicron's electric scooter division in 2020-21 is most likely to be affected by competition, research cost, cannibalization by petrol scooters. Based on Omicron's expectation, the gross profit margin of Omicron's electric scooter division in 2020-21. इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बार चेक करते हैं. एक्सपेक्टेशंस अपने रीड किए थे? हाँ, रीड तो किए थे. एक बार वापस से रिव्यू कर रहा हूं मैं. Omicron has just introduced the first electric scooter to the market at year-end 2019. The company's expectations are as follows. Competing electric scooters will reach the market in 2020-21. तो competition आने वाला है 2020-21 में. Electric scooters will not be a substitute for petrol scooters. बोला जो electric scooters है that will not totally substitute what? Petrol scooters. इसको अपने क्या बोलता है? Cannibalization. Cannibalization का मतलब क्या होता था? मतलब ये कैनिबलाइजेशन का उल्टा हो जाएगा. कैनिबलाइजेशन का मतलब होता था फॉर एग्जांपल इफ आई हैव लॉन्च प्रोडक्ट ए, ठीक है, और मेरा प्रोडक्ट ए सेल हो रहा है और मैंने प्रोडक्ट बी लॉन्च कर दिया. जो प्रोडक्ट बी लॉन्च किया ना सर, उसका सेल्स जो है वो सुपरसीड कर गया ऑफ प्रोडक्ट ए का. मतलब जो प्रोडक्ट बी है उसका सेल्स ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू व्हाट? प्रोडक्ट ए. एज कंपेयर टू व्हाट? प्रोडक्ट ए. उसको अपने क्या बोलते हैं? कैनिबलाइजेशन. कैनिबलाइजेशन के आपने जो दूसरा प्रोडक्ट निकाला वो क्या किया सर? पहला वाला प्रोडक्ट का भी सेल्स को कम कर दिया और उसका सेल्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट का. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. इलेक्ट्रिक स्कूटर्स विल नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर व्हाट? पेट्रोल व्हीकल्स. द इंपॉर्टेंट रिसर्च कॉस्ट इन 2020 एंड 21 विल लीड टू मोर एफिशिएंट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स. चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था. बेस्ड ऑन ओमिक्रॉन्स एक्सपेक्टेशन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ Omicron's electric scooter division in 2020-21 is most likely to be affected by competition, research costs, cannibalization by petrol scooters. कौन सा?
इट मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय व्हाट, कंपटीशन। बिकॉज क्या वर्ड यूज किया था लोग कि 2021 के अंदर में कंपटीशन हाई होगा ना, ऐसा कुछ लिखा था ना फर्स्ट लाइन के अंदर में। कॉम्पिटिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स विल रीच द मार्केट इन व्हाट 2021। सो बिकॉज ऑफ दैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल व्हाट डिक्लाइन, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कंपटीशन आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल व्हाट डिक्लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Which factor best justifies the 5 year forecast horizon for Omicron selected by from factor 1 to 3? ये देखना पड़ेगा, अपने डेटा रीड नहीं किया, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, which factor best justifies the 5 year forecast horizon। जब आप फोरकास्ट कर रहे हो ना, तो कितना साल के लिए फोरकास्ट कर रहे हो, बोला 5 years के लिए। बोला कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाई करता है दैट वी हैव टू टेक व्हाट 5 years, विच स्टेटमेंट जस्टिफाइज। तो विच स्टेटमेंट या विच फैक्टर जस्टिफाइज। From decides to use a 5 year forecast horizon for Omicron after considering the following three factors. So he is forecasting what? He is forecasting for 5 year. Factor number one, the annual portfolio turnover at Tukana investment is 30%. Sir, what do we mean by annual portfolio turnover? Annual portfolio turnover का मतलब हुआ कि आपने कितना assets खरीदा है, कितना assets बेचा है during the year, divided by आपका average portfolio value कितना है। आपको वहां से कैलकुलेट होता है एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर। सर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका 1 CR आपने शेयर्स परचेज किया, 1 CR शेयर्स परचेज किया, 1.5 CR शेयर्स सेल किया, क्योंकि आपके पास पहले का भी शेयर्स था। ड्यूरिंग द ईयर यू परचेज 1 CR वर्थ ऑफ शेयर्स एंड यू सोल्ड 1.5 CR ऑफ शेयर्स। तो टोटल कितना आपने टर्नओवर किया, टर्नओवर मतलब दोनों ऐड करके 1 + 1.5 कितना हो गया 2.5, डिवाइडेड बाई सर मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना था, मान लो 100 CR था, मान लो 100 CR था, तो एनुअल टर्नओवर निकलेगा 25 CR, सॉरी 2.5 CR डिवाइडेड बाई व्हाट, कितना लिया मैंने 100 CR बोला क्या, 100 CR मत लो 10 CR लो, 10 CR लो, तो 10 CR कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई व्हाट 10 CR, सो इट विल बी व्हाट 25%। तो 25% विल बी एनुअल टर्नओवर। सर वापस से एक बार ये चीज समझाइए, देखो आपने कितना का शेयर्स परचेज किया 1 CR का, कितना का आपने सेल किया 1.5, टोटल आपका टर्नओवर कितना हुआ परचेज प्लस सेल मिला के 2.5, आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना मैंने बोला 10 CR, तो एनुअल टर्नओवर इज 2.5 डिवाइडेड बाय व्हाट 10 CR, तो आपका जो एनुअल टर्नओवर हो गया दैट इज एक्चुअली व्हाट 25%, दैट इज एक्चुअली व्हाट 25%। यहाँ पे बोल रहा है एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर एट टुकाना इन्वेस्टमेंट इज 30%। अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर ज्यादा हो, ठीक है 10 CR, तो डिनोमिनेटर में फिक्स्ड है, बाई और सेल मिला के, बाई और सेल मिला के मेरे एग्जांपल में आई टुक 2.5, इफ आई वुड हैव टेकन टोटल 8 CR, तो एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कितना निकलता 8 CR डिवाइडेड बाय 10, इट वुड हैव बीन 80%। इसका मतलब क्या हुआ सर 80%, कि आप 8 CR का ड्यूरिंग द ईयर बाई भी कियो सेल भी कियो, बाई भी कियो और सेल भी कियो, इसका मतलब सर कमीशन कॉस्ट हाई होगा, ब्रोकरेज कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो अगर एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या कमीशन और ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा, मतलब बार बार पोर्टफोलियो चर्न कर रहे हो, बाई सेल बाई सेल बाई सेल करते जा रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट आपका एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो फैक्टर वन, एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर एट टुकाना इन्वेस्टमेंट इज 30%। यहाँ पे बोला था फॉर्म फ्रॉम डिसाइड्स टू यूज 5 year forecast horizon, बोला जो 5 year forecast horizon यूज कर रहा, व्हाट इज द रीजन, आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स द एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर एट टुकाना इन्वेस्टमेंट इज 30%। 30% अगर टर्नओवर है, इसका मतलब चलो 30% से नहीं, मेरा जो वाला एग्जांपल था ना 25% वाला, तो तुम समझ जाएगा तुरंत 30% का भी कैलकुलेशन। 25% जो आप मेरा एनुअल टर्नओवर पोर्टफोलियो का था, वो मेरा 4 years में पूरा 100% होगा। अरे फर्स्ट ईयर में 25, नेक्स्ट ईयर में 25, थर्ड ईयर में 25, फोर्थ ईयर में 25, तो फोर्थ ईयर में पूरा का पूरा टर्नओवर होगा। वैसे ही 30% अगर है एनुअल, तो कितने ईयर्स में पूरा का पूरा चर्न होगा, 30% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 30%, थर्ड ईयर 30%, 90% हो गया। रिमेनिंग 10% क्या, उसका नेक्स्ट ईयर में, which will be partial of fourth year, so that will be 3.33 years, close to I think 30 divided by 100 कितना आएगा, 30 divided by 100 तो 30% ही आएगा। 30, 30 डिवाइडेड बाई, अगर अपने पार्शियल लेते हैं उसको कि 12, 30 डिवाइडेड बाई 12, 2.5, तो रिमेनिंग जो 10% है कि सर फर्स्ट ईयर में 30, नेक्स्ट ईयर में 30, थर्ड ईयर में 30, फिर रिमेनिंग जो 10% बचा हुआ है वो क्या फोर्थ ईयर में,
वो क्या फोर्थ ईयर में। तो वो जो 10% आपका फोर्थ ईयर, तो पूरा तो फोर्थ ईयर में नहीं होगा ना, पार्शियल ईयर में होगा। तो 10% डिवाइडेड बाई व्हाट, 12। 10% डिवाइडेड बाई 12 उतना मंथ्स में हो जाएगा। 10% डिवाइडेड बाई 12 उतना नंबर ऑफ मंथ्स या ईयर्स के अंदर में वी कैन कैलकुलेट। 10 डिवाइडेड बाई व्हाट, 12। 10 डिवाइडेड बाई 12, तो पूरा तो 5 ईयर्स नहीं हुआ, पूरा तो 5 ईयर्स नहीं हुआ फिर कंप्लीट। फैक्टर नंबर 2, द इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर industry is expected to grow rapidly over the next 10 years। बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर इंडस्ट्री है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो व्हाट, रैपिडली ओवर नेक्स्ट 10 years। तो 5 years लेना इज फाइन, 5 years तो लेना ही चाहिए। फैक्टर नंबर 3, ओमिक्रॉन हैज अनाउंस्ड दैट इट वुड एक्वायर अ लाइट ट्रक मैन्युफैक्चरर दैट विल बी fully integrated into its truck division by 2021 and will add 2% of the company's total revenue। But Omicron अनाउंस किया दैट इट विल एक्वायर व्हाट, लाइट ट्रक मैन्युफैक्चरर, जो ट्रक्स वगैरह बनाता है उनको एक्वायर करेगा एंड उसको इंटीग्रेट कर लेगा बाय 2021। बट उसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा ना फ्रॉम दैट ट्रक जो जिसको एक्वायर किया विल बी जस्ट 2%, ओनली 2% टू द कंपनीज टोटल रेवेन्यू, विच इज वेरी स्मॉल, विच इज वेरी स्मॉल। तो बोला है फर्म डिसाइड्स टू यूज 5 year इन्वेस्टमेंट होराइजन आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग 3 factors। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब क्या पूछा था यहाँ पे। विच फैक्टर बेस्ट जस्टिफाइज द 5 year forecast horizon for Omicron selected by from। सबसे मेजर फैक्टर कौन सा था, फैक्टर 1, 2 और 3, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 2। बोला क्योंकि नेक्स्ट 10 years में देयर विल बी अ मेजर शिफ्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम्स सेंसिटिविटी एनालिसिस will result in a decrease in 2020 base case gross profit margin closest to, अगेन कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने डेटा चेक नहीं किए थे, लेट्स चेक दी डेटा। फ्रॉम यूजेस द बेस केस फॉरकास्ट फॉर 2020 shown in exhibit number 1, shown in exhibit number 1, ये रहा एग्जिबिट नंबर 1 में। तो पहले डेटा देखते हैं क्या दिया। ओमिक्रॉन सिलेक्टेड फाइनेंशियल फॉरकास्ट फॉर 2020 बेस केस, यूरो इन मिलियंस, सेल्स पेट्रोल स्कूटर डिवीजन, कमर्शियल ट्रक, इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो ये टोटल, ये सेल्स दिया हुआ है और इसका टोटल दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 105.38, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है विच इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 9.2। ओके, from uses the best case forecast for 2020 shown in exhibit number 1 to perform the following sensitivity analysis। Price of an imported specialty metal used for engine parts increased by what, 20%। बोल रहा है कि ये लोग जो रॉ मटेरियल यूज करता था उसका जो प्राइस है वो कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 20%। द प्राइस ऑफ एन इंपोर्टेड स्पेशलिटी मेटल यूज्ड फॉर इंजन पार्ट्स increases by what, 20%। this metal contributes 4% of the Omicron's cost of sales। तो बोला पूरा cost of sales has not increased by 20%, the entire cost of sales has not increased by 20%, but one of the item which was contributing 4% in the cost of sales, that has increased actually what, by 20%। Omicrons will not be able to pass on the higher metal expense to its customers। एकदम समझ में आ रहा होगा ये लाइन कि सर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हुआ है ना, कितना से, 20% से, वो कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे। तो सेल्स में नो चेंज, सेल्स में नो चेंज, इज इट फाइन। अपने को क्या कैलकुलेट करने बोला था यहाँ पे, फ्रॉम सेंसिटिविटी एनालिसिस विल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन 2020 बेस केस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्लोजेस्ट टू। अपने को डिक्लाइन पता करना है कि हाउ मच देयर इज अ डिक्लाइन, हाउ मच देयर इज अ डिक्लाइन, ठीक है। तो सबसे पहला ये नंबर्स लेते हैं कि सर ओरिजिनल कितना था एंड रिवाइज्ड आफ्टर जो प्राइस डिक्लाइन हुआ उसके वजह से ग्रॉस मार्जिन कितना हुआ एंड दोनों के बीच का क्या डिफरेंस, ठीक है। तो आप कॉपी करना, यहाँ पे मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ प्लीज। तो ये सेम डेटा आएगा, दिस इज 2020 सेल्स कितना था, 152.38, 152.38। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 105.38, 105.38। ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस मार्जिन इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, सेल्स, परसेंटेज में 30.84, ठीक है। ये ओरिजिनल था, फिर क्या, रिवाइज्ड, सेल्स में नो चेंज, सेल्स में नो चेंज राइट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चेंज होगा क्योंकि ये बोला था ये लोग कि जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वी विल नॉट बी एबल टू पास टू द कस्टमर। हाँ, अब प्राइस में क्या बोल रहा है, द प्राइस
of the imported specialty metal used for engine parts increases by 20%. तो इसका मतलब क्या 105.38 को मैं 20% से इंक्रीज कर दूं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो बोला था कि जो 4% है आउट ऑफ 105.38 दैट हैज बीन इंक्रीज बाय ओनली 20%. इज इट फाइन? जो 4% है कॉम्पोनेंट दैट हैज बीन इंक्रीज बाय व्हाट? 20%. चलो कैलकुलेट करते हैं कि सर जो 4% कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर में वो कौन सा पार्ट है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 0.04, 4.2152, ये 20% से इंक्रीज हुआ है, मतलब 1.2. आई होप ये सब चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहा होगा. सर 20% से इंक्रीज होने का मतलब फाइनल नंबर क्या हो गया? 5.0584. इज इट फाइन? तो नया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ गया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस. आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 0.84 से इंक्रीज हुआ है. तो ओरिजिनल जो था वो तो है ही, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो लास्ट ईयर था वो तो है ही, प्लस जो इंक्रीज हुआ 0.84, प्लस जो इंक्रीज हुआ 0.84. इज इट फाइन? इंटर. परफेक्ट. ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ. तो यहाँ पे आपका देखो ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन हुआ है, ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन हुआ है, राइट? तो फाइनली हाउ मच इज द चेंज? सो दिस इज माय न्यू एंड दिस इज माय ओल्ड. तो 55% से, सॉरी 0.55% से डिक्लाइन हुआ है. द ग्रॉस मार्जिन हैज डिक्लाइन बाई 0.55%. इज इट फाइन? बहुत इजी सा कैलकुलेशन है ये. सेल्स में नो चेंज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो 4% वाला कंपोनेंट है दैट हैज बीन इंक्रीज बाय व्हाट? 20%. तो ये 4% को अपने अलग से यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए और उसको 20% से इंक्रीज कर दिए. तो सर कितना से इंक्रीज हुआ फाइनली? 0.84 से इंक्रीज हुआ, $0.84 से इंक्रीज हुआ. $84 या यूरो जो भी बोला ये लोग. तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिवाइज्ड वाला क्या आ जाएगा? ओरिजिनल प्लस इंक्रीज वाला कॉस्ट विच इज 0.84. आई होप आप कॉपी करते जा रहे हो ये सब सारा चीज. ठीक है, मेरे हिसाब से आप कॉपी कर रहे हो क्योंकि मैंने बोल दिया था आपको. क्या तो आप कॉपी करो पेन पेपर पे ये सब सारा चीज, या आप एक्सेल पे करो साथ पे. इज इट फाइन? और ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स. और इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था आपसे विच इज 0.55%. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? From sensitivity analysis will result in a decrease in 2020. Base case gross profit margin closes to what? Option number A, 0.55%. Next, From's estimate of growth capital expenditure included in Omicron's PPE under scenario 1. ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हैव वी हर्ड दिस टर्म? यस. फोरकास्टिंग के अंदर में ये भी बात किए थे. एक था मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक था ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर. मेंटेनेंस कैपेक्स और एक था ग्रोथ कैपेक्स. तो यहाँ पे ग्रोथ कैपेक्स के लिए बोल रहा है. बोला फ्रॉम्स एस्टिमेट ऑफ ग्रोथ कैपेक्स इंक्लूडेड इन ओमिक्रॉन्स पीपीई अंडर सिनेरियो 1 should be lower than scenario number 2, same as scenario number 2 and higher than scenario number 2. तो ये चेक करना पड़ेगा. We have not read this data. यहां तक अपने रीड कर लिया था. ये रहा लास्ट पैराग्राफ. ओमिक्रॉन्स विल इनिशियली आउटसोर्स इट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्ट्स. बोला पहले आउटसोर्सिंग करेगा, बट मैन्युफैक्चरिंग दिस पार्ट्स इन हाउस बिगिनिंग इन व्हाट? 2021. बोला स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 दे विल डू व्हाट? इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग. विल इम्प्लाई चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री. ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग फैक्ट्री फिर सेटअप चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक पेट्रोल स्कूटर बना रहा था, अब इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बनाएगा. दिस फैक्ट्री कॉस्ट €7 million 3 years ago and had estimated useful life of 10 years. From is evaluating two scenarios. Scenario number 1, refit the existing factory for €27 million. बोला इस फैक्ट्री को ही अपने अपग्रेड कर लेते हैं. अपना खर्चा कितना लगेगा? 27 million. Expense will be 27 million. Refit the existing factory. Scenario number 2, sell the existing factory for 5 million. बोला existing factory को बेच दो 5 million पे. Build a new factory cost €30 million with a useful life of what? 10 years. तो कौन सा इसमें से सिनेरियो बेटर लग रहा है? आप खुद सोच के बताओ. बहुत बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये सब मतलब मेरे को लग रहा है क्लास 11-12 का क्वेश्चन है. बोला अगर तुम फैक्ट्री को अपग्रेड करेगा तो तुम्हारा खर्चा लगेगा 27 मिलियन, और अगर फैक्ट्री को सेल कर देगा तो 5 मिलियन मिलेगा, और सर नया फैक्ट्री सेटअप करेंगे 30 मिलियन. तो सिनेरियो नंबर 2 में नेट कॉस्ट कितना लगा आपका? नेट कॉस्ट 25 मिलियन. वेरी इजी. तो सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2, विच यू विल प्रेफर? सर जहां पे आउटफ्लो कम होगा सिनेरियो नंबर 2 प्रेफर करेंगे. ऑब्वियसली 30 मिलियन अपना खर्चा लगेगा, 5 मिलियन सेल करके आने वाला, तो नेट नेट क्या? 25 मिलियन विल बी आवर कॉस्ट. From's estimate of growth capex included in Omicron's PPE under scenario number 1
शुड बी, बोला सिनेरियो नंबर 1 में जो ग्रोथ कैपेक्स होगा that should be lower than scenario number 2, same as scenario number 2, higher than scenario number 2. It will be what? Higher. क्योंकि फर्स्ट सिनेरियो में कितना आउटफ्लो हो रहा था? ग्रोथ कैपेक्स वाज 27 मिलियन. सिनेरियो नंबर 2 में द ग्रोथ कैपेक्स वाज व्हाट? 25 मिलियन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सिनेरियो नंबर 1 के बारे में पूछा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बायसेस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बायस. क्वेश्चन नंबर 14, टू वैलिडेट द फॉरकास्ट फॉर रैपिड ग्रोथ इन द इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर मार्केट ओवर द नेक्स्ट 10 years. बोला था ना इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर मार्केट के अंदर में देर कैन बी रैपिड ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 10 years. तो बोला टू वैलिडेट, बोला उस चीज को वैलिडेट करने के लिए फ्रॉम स्पीक्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ओमिक्रॉन्स एंड इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफ जीरो विल अ कॉम्पिटिटर. ठीक है, तो बोल रहा है कि उस चीज को फाइनल करने के लिए जो कौन बोला था ये वाला बात पहले तो, कि देयर विल बी अ growth from decides to use a 5 year forecast horizon for Omicron after considering the following factors. अच्छा, ये खुद सोचा था, ये खुद ये सब सारा फैक्टर्स लिया था. अभी जो फैक्टर्स लिया ना वो कोई और से कंफर्म कर रहा है, कोई और से कंफर्म कर रहा है. एंड किससे कंफर्म कर रहा है? मैनेजमेंट से. फ्रॉम स्पीक्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ओमिक्रॉन एंड कॉम्पिटिटर से. Which behavioral bias is from most likely subject to confirmation bias? Yes, confirmation bias. confirmation bias का ये होता है ना कि तेरा कोई थॉट है, तुम क्या कर रहा है? कंफर्म कर रहा है कोई और से. तुम्हारा दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन था, उसके बाद सर न्यूज़पेपर रीड किए, न्यूज़पेपर में भी सेम चीज लिखा है, तो वो अपने क्या हो जाते हैं और ज्यादा कंफर्म हो जाते हैं. कॉन्फर्मेशन बायस. कंजर्वेटिज्म बायस क्या था? कंजर्वेटिज्म बायस तो ये था कि सर जो अपना ओल्ड थॉट प्रोसेस अपने उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, नो चेंज, नो चेंज. एक था एंकरिंग बायस, अगर कोई को याद है तो. एंकरिंग बायस कि सर नया वाला इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करेंगे लेकिन थोड़ा सा. कंजर्वेटिव में तो नया इंफॉर्मेशन को एकदम भी इंपॉर्टेंस देंगे नहीं, वी विल स्टिक टू व्हाट आवर ओल्ड इंफॉर्मेशन. ओवर कॉन्फिडेंस क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस कि सर मेरे को पता है ये कंपनी अच्छा करेगा क्योंकि इस कंपनी में मैंने से 20 years काम किया, से 20 years काम किया, तो मैं क्यों कोई से पता करूं. तो ओवर कॉन्फिडेंस तो है नहीं क्योंकि ये कोई और से कंफर्म कर रहा है, ये कोई और से कंफर्म कर रहा है. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट? कॉन्फर्मेशन बायस. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. परफेक्ट. तो सेकंड आइटम सेट भी कंप्लीट हो गया विदाउट डिस्कसिंग दी चैप्टर, कि सर इस चैप्टर में था क्या. इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? लास्ट आइटम सेट अपनी करने वाले हैं, तो आई होप अभी तक तुमको कोई भी सम्स अजीब नहीं लगा होगा, कोई भी क्वेश्चन. प्लस आइटम सेट भी कर रहे हैं अपने तो यहाँ पे. लास्ट आइटम सेट क्वेश्चन नंबर 15 to 21. 15 to 21. ठीक है, तो प्लीज आइटम सेट का साइज देख के डरना मत. काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा, बट डरना नहीं, अपने को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पिक करना है. Angela Green, an investment manager at Horizon Investments, intends to hire a new investment analyst. So Green is what? Investment manager. कहाँ पे? Horizon Investments के अंदर में. And intends to hire a new investment analyst. कोई analyst को hire करने का plan है. After conducting initial interviews, Green has narrowed the pool to 3 candidates. पूरे इतना जन का इंटरव्यू लेने के बाद 3 candidates को, मेरे को तो शी लग रहा है, एंजेला मस्ट हैव सेलेक्टेड. शी, हाँ क्लियर कर दिया, शी है. शी प्लान्स टू कंडक्ट सेकेंड इंटरव्यू टू फर्दर एसेस द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस. आ गया इक्विटी वाला पोर्शन के अंदर में, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस. तो बोल रहा है कि हैज नैरेड डाउन द पुल टू 3 candidates. शी प्लान्स टू कंडक्ट सेकेंड इंटरव्यू टू फर्दर एसेस द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस. सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू शी इज टेकिंग. Prior to second interview लेने के पहले, Green asks the candidate to analyze Chrome Network System, a company that manufactures internet networking products. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो ग्रीन है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, आफ्टर सिलेक्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू 3 candidates, तो उसने क्या किया, सेकेंड इंटरव्यू के पहले एक कंपनी को एनालाइज करने के लिए दिया तीनों जन को. ठीक है, 3 कैंडिडेट को. व्हाट इज द कंपनी नेम? क्रोम नेटवर्क सिस्टम. एंड दे आर इनटू व्हाट? internet networking products. Manufactures what? Internet networking products. Example can be say जो केबल वायर्स होता है, ठीक है, मोडेम होता है, वो सब सारा चीज क्या हो गया? इंटरनेट नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स. Each candidate is provided Chrome's financial information presented in exhibit number 1. तो तीनों कैंडिडेट को ये डेटा मिला. आप सोचो, तुम्हारा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर हो गया, ठीक है, सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होने के पहले तुमको ये इंफॉर्मेशन दिया गया. 3 जन है और 3 जन को ये इंफॉर्मेशन मिला है. Exhibit number 1, Chrome's network system selected financial information, US dollar millions.
तो ईयर इन 2017, 18 एंड 19, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एसजीएनए एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है। एक बार देखो तो नेट सेल्स का ट्रेंड क्या है, इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, बट ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोल सकते अपने। अब तुम एफएसए अपने लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, अब ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोल सकते हैं कि सर देखिए ना कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, देखिए ना ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। एकदम भी नहीं, बेवकूफी हो जाएगा। एब्सोल्यूट टर्म में देखना, किस टर्म में देखना चाहिए इंक्रीज या डिक्रीज अपने को, परसेंटेज टर्म में। परसेंटेज टर्म में मतलब ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एसजीएनए एक्सपेंसेस एब्सोल्यूट टर्म में इंक्रीज हो रहा है बट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखना। ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पीबीटी, टैक्स, नेट इनकम। ग्रीन आस्क ईच कैंडिडेट टू फोरकास्ट द 2020 इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 2019 तक एक्चुअल डेटा दिया हुआ था और हर एक कैंडिडेट को बोला दैट यू हैव टू फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर 2020 फॉर क्रोम एंड टू आउटलाइन की assumptions used in their analysis। बोला कि तुम फोरकास्ट करो और जो भी तुम assumptions ले रहे हैं ना उसको लिख देना प्लीज। The job candidates are told to include Horizon's economic outlook for 2020 in their analysis, which assumes nominal GDP growth of 3.6%, nominal GDP growth rate of 3.6%, based on the expectation of real GDP growth of 1.6% and inflation of what 2%। तो 3.6 का दो स्प्लिट हो गया, एक हुआ रियल जीडीपी विच इज 1.6% एंड इन्फ्लेशन 2%। कहीं पे किया है, बिल्कुल किया हुआ है। अगेन आज भी बात किए थे कि सर नॉमिनल जीडीपी का दो पार्ट्स है, एक है रियल जीडीपी, एक क्या इन्फ्लेशन। तो कोई भी कंपनी का सर अपनी सेल्स फॉरकास्ट कर रहा है तो सेल्स के अंदर ऑल्सो वी हैव टू कंपोनेंट्स, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है प्राइस। तो क्वांटिटी कैन बी forecasted basis on what real GDP growth, price can be forecasted basis on what inflation। forecasting में ये सब बात हुआ था अपना। ग्रीन रिसीव्स द मॉडल फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स। तो ये तीनों कैंडिडेट ने अपना काम किया और ग्रीन को सबमिट किया एंड शेड्यूल्स सेकंड इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज ग्रीन कंप्लाइज अ समरी ऑफ द कैंडिडेट्स की assumption इन एग्जिबिट नंबर 2। बोला था ना कैंडिडेट को फोरकास्टिंग के टाइम पे अपना अपना assumptions लिख देना, तो वो assumptions को क्या किया यहाँ पे समरी के फॉर्म में he has taken summary of key assumptions used in candidate models, कैंडिडेट ए बी सी का। तो यहाँ देखो बहुत सारा assumptions दिया हुआ है, नेट सेल्स का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, एसजीएनए, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स। ओ दैट्स इट, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चंस पूछा है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, एक बार ना ये जो assumptions है वो रीड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वी आर चेकिंग दी क्वेश्चंस के क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 1। एग्जिबिट नंबर 1 क्या था, इनकम स्टेटमेंट था ना, ये रहा, हाँ इनकम स्टेटमेंट। बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 1, which of the following provides the strongest evidence that the chrome displays economies of scale। economies of scale क्या था, what do we mean by economies of scale, कि सर जैसे जैसे आप सेल्स इंक्रीज कर रहे हो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। दैट इज व्हाट एक्चुअली इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बिकॉज सर अपना जो रेंटल स्पेस लिया हुआ है वो तो उतना ही लेंगे। अगर आप अपने 100 यूनिट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वहां का कैपेसिटी इज से 200 यूनिट्स, फैक्ट्री का कैपेसिटी इज 200 यूनिट्स, एग्जिस्टिंग यू आर मैन्युफैक्चरिंग ओनली 100 यूनिट्स, अप टू 200 यूनिट्स यू कैन मैन्युफैक्चर। तो आपका सेल्स इंक्रीज हो जाएगा बट कॉस्ट क्या वही रहने वाला है, कॉस्ट वही रहने वाला, बिकॉज आप नया तो रेंटल स्पेस नहीं ले रहे हो ना। हाँ 200 यूनिट्स के बाद अगर इंक्रीज होता है देन यू हैव टू टेक व्हाट, रेंटल स्पेस। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या हुआ कि सर कॉस्ट रिड्यूसेस बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन और बाय इंक्रीजिंग द सेल्स। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस दैट द क्रोम डिस्प्लेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंक्रीज नेट सेल्स, profit margin that are increasing with net sales, gross profit margin that are increasing with what, net sales। तो यहाँ पे चलो चेक करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है 2017, 18 एंड 2019। लेट्स चेक। यहाँ पे 2017, अगेन यहाँ पे डेटा कॉपी कर रहा हूँ, 2017, 2018, 2019 सेल्स। तो यहाँ पे पूरा डेटा एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, काम का है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस मार्जिन। सेल्स इज हाउ मच, 46.8, then 50.5, then 53.9, cost of goods sold is 18.2, 18.4 and 18.8। gross profit will be sales minus cost of goods sold,
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल बी व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट? सेल्स। तो देखो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कम हो रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इज इट फाइन? प्रॉफिट मार्जिन, एक बार प्रॉफिट मार्जिन भी चेक कर ले। नेट इनकम ले लेते हैं। नेट इनकम, एक ऑप्शन बोला था ना, प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, चेक करते हैं। 6.1 एंड 6.3। 6, 6.1 एंड 6.3। नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्लीज कैलकुलेट। 6 डिवाइडेड बाय व्हाट? सेल्स। उसका यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हो रहा है। इज इट फाइन? तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की वजह से सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है, ये वाला। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आर इंक्रीजिंग विथ व्हाट? नेट सेल्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 2, जो कि रीड नहीं किया अभी। एग्जिबिट नंबर 2 में क्या अजम्पशन था? द जॉब कैंडिडेट मोस्ट लाइकली यूजिंग अ बॉटम अप अप्रोच टू मॉडल नेट सेल्स। बोले जो नेट सेल्स को फोरकास्ट कर रहा है ना, कैंडिडेट ए बी सी, विच वन ऑफ देम आर यूजिंग बॉटम अप अप्रोच? कौन यूज कर रहा है बॉटम अप अप्रोच? कैंडिडेट ए, बी और सी। चलो चेक करते हैं, अजम्पशन के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। Candidate A, net sales will grow at the average with will grow at the average annual growth rate in the net sales over the 2017 and 19 टाइम पीरियड। तो बोला जो फोरकास्ट कर रहे हैं ना सेल्स का ग्रोथ, दैट इज बेस्ड ऑन 2017 एंड 19। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट? पास्ट डेटा। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट? बॉटम अप अप्रोच। ये तो होता है बॉटम अप अप्रोच। कैंडिडेट बी, industry sales will grow at the same rate as nominal GDP, but Chrome will have 2 percentage point decline in the market share। ठीक है, तो बोला इंडस्ट्री का सेल्स जो है वो सेम रहने वाला है एज पर जीडीपी, बट क्रोम का जो सेल्स होगा दैट विल व्हाट? डिक्लाइन। देयर विल बी अ डिक्लाइन बाय 2 परसेंटेज पॉइंट इन द मार्केट शेयर। तो वो तो मार्केट शेयर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेल्स कैलकुलेट करोगे। तो दिस इज एक्चुअली यूजिंग व्हाट? टॉप डाउन अप्रोच। कैंडिडेट नंबर सी, नेट सेल्स will grow 50 basis point slower than what? Nominal GDP। पूरा nominal GDP से 0.5 basis 50 basis point कम रहने वाला है net sales। So this is actually again what? Top down approach। तो bottom up approach कौन follow कर रहा है? Candidate number A। Option number A is correct। Next question number 17, based on exhibit number 2, the modeling approach used by candidate number B to project future net sales is most likely classified as what? Top down approach। Option number B is correct। Option number B is correct। Question number 18, बेस्ड ऑन एग्जिबिट 1 एंड 2 दोनों यूज करना है। कैंडिडेट सी फॉरकास्ट फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स इन 2020 इज क्लोजेस्ट टू। बोल रहा है कि एग्जिबिट नंबर 1 और 2 दोनों यूज करके आपको फोरकास्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है 2020 का कैंडिडेट सी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट सी। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो कैंडिडेट सी कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए क्या बोला था? द 2020 ग्रॉस मार्जिन विल इंक्रीज बाय 20 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 2019। ठीक है, अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है, तो सेल्स है अपने पास। ठीक है, सेल्स है 2019 का, 2020 का सेल्स निकाल सकते हैं। 2019 का सेल्स है, 2020 का सेल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल। बेसिस ऑन दिस सेल्स आ गया, उसके बाद सर ग्रॉस मार्जिन निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था 2020 ग्रॉस मार्जिन विल इंक्रीज बाई 20 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 2019। तो 2019 का भी ग्रॉस मार्जिन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद 2019 का ग्रॉस मार्जिन को अपने 20 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर देंगे। वी विल गेट व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स पता है 2020 का, एंड ग्रॉस प्रॉफिट पता है, दोनों का डिफरेंस इज एक्चुअली व्हाट? ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स अपना आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। 2019 2020 सेल्स कितना बोला है 2019 का? 53.9, यहाँ पे अपने लिए ही थे, तो हम कॉपी पेस्टिंग दिस। कैंडिडेट सी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट सी, नेट सेल्स विल ग्रो 50 बेसिस पॉइंट स्लोअर देन नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी कितना था? 3.6%। उसमें से 0.5% हटाओ प्लीज। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया? 0.5%। तो 3.6 माइनस 0.5, 3.6% माइनस 0.5% विल बी व्हाट? 3.1%। तो जो सेल्स का ग्रोथ रेट होगा दैट विल बी व्हाट? 3.1%। तो 53.9 इंटू 1.031,
कंफर्म करो प्लीज, बहुत इजी सा कैलकुलेशन है। बुरा नॉमिनल जीडीपी 3.6 है, वो जो कैंडिडेट नंबर सी नेट सेल्स का ग्रोथ ले रहा है वो बोल रहा है 50 बेसिस पॉइंट कम होगा, तो 3.6% माइनस 0.5% इज व्हाट 3.1%। तो 3.1% से सेल्स ग्रो करेगा इन 2020। तो वही किया 3.1%। लिख लो प्लीज, ये सब चीज लिख लीजिए आप, ये सब चीज लिख लीजिए कि 3.6% नॉमिनल जीडीपी है, सेल्स का ग्रोथ विल बी नेगेटिव 0.5%, नेगेटिव 0.5% फ्रॉम 3.6%। नेट सेल्स का ग्रोथ, नेट सेल्स ग्रोथ फॉर 2020, नेट सेल्स ग्रोथ फॉर 2020 इज 3.1%, 3.1%। ठीक है, सो दैट इज 55.5709, 55.5709। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे 18.8 बोला था, तो वही नंबर ले लिया। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन भी कॉपी कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 53.9 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस मार्जिन इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये आ रहा है आपका 65.12%। ग्रॉस मार्जिन के लिए ये लोग अजम्पशन लिया है, बोल रहा है द 2020 ग्रॉस मार्जिन विल इंक्रीज बाय 20 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 2019, मतलब 0.2% ऐड करना है। 2019 का अपने जो ग्रॉस मार्जिन निकाला है उसमें 0.2% ऐड करना है। सो दिस प्लस 0.2%, सॉरी 0.2, क्या किया 65.12, ये क्या हो रहा है, हाँ 65.12 प्लस प्लस 0.2%, तो 65.32% हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैन वी कंप्यूट, यस, सेल्स इनटू व्हाट, ग्रॉस मार्जिन, सेल्स इनटू व्हाट, ग्रॉस मार्जिन, क्या मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 36.29। अब सेल्स पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, कैन वी फाइंड आउट कॉग्स, यस, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये कॉग्स हो जाएगा 19.27, 19.27 will be what, cost of goods sold, this will be the answer 19.27। यही निकालने बोला था ना ये लोग। Based on exhibit 1 and 2, candidate C forecast for cost of sales in 2020 is 19.3, option number C, option number C, perfect। इसको 1 डेसिबल कर देता हूँ, इज इट फाइन। सिर्फ डेसिमल अपने एक डेसिमल तक लेके आया हूं मैं, 19.3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। Based on Exhibit 1 and 2, Candidate A forecast for SG&A expenses in 2020। Again SG&A expenses का forecast करना है 2020 के लिए, and किसके अकॉर्डिंग, कैंडिडेट ए के अकॉर्डिंग। चलो देखते हैं क्या बोला है SG&A expenses को लेके। दिस इज कैंडिडेट ए का assumption, SG&A expenses the 2020 SG&A divided by net sales ratio will be the same as the average over the 2017-19 टाइम पीरियड। बोल रहा है 2020 का SG&A बाई नेट सेल्स का जो रेशियो होगा दैट विल व्हाट, सेम एज द एवरेज रेशियो ऑफ 2017 एंड 19 टाइम पीरियड। इज इट फाइन। सबसे पहला क्या काम करना है अपने को, विल बी द सेम एज द एवरेज रेशियो ओवर द 2017 एंड 19 टाइम पीरियड। तो एक काम करो 2017-19 का SG&A बाई नेट सेल्स रेशियो कैलकुलेट कर लो, उसका एवरेज निकाल लो, will be the same as the average ratio of over the 2017 and 19 टाइम पीरियड। तो एक एक करके यहाँ पे डील करते हैं। तो एक काम करो, ये वाला काम आएगा मेरे को डेटा, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे SG&A ले लेते हैं। SG&A कितना बोला है, हाउ मच इज द SG&A एक्सपेंसेस, 19.3, नेक्स्ट 22.5, नेक्स्ट 25.1। अब क्या बोला है, SG&A टू सेल्स रेशियो कितना आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। इसका क्या करना है मेरे को, एवरेज करना है इन तीनों का, इज इक्वल टू एवरेज। आप कैलकुलेटर पे, अगर कोई कैलकुलेटर पे कर रहा है उसको क्या करना है, ये तीनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 3, इट्स लाइक अरिथमेटिक मीन।
यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली एवरेज का फंक्शन है, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग एवरेज, इन तीनों का एवरेज। देख लो आपके कैलकुलेटर पे भी 44.12 आ ही रहा होगा, 44.12 आ रहा होगा आई होप। ठीक है, तो ये मेरा एवरेज आ गया, ये मेरे काम का नंबर है 44.12। क्या बोला था यहाँ पे ये लोग, did two did 2020 SG&A net to sales ratio will be the same as the average ratio over the 2017 and 19। ओके, यहाँ पे बोल रहा है 2020 के लिए जो SG&A टू सेल्स का रेशियो होगा दैट विल बी द सेम एज द एवरेज रेशियो ऑफ 2017 से 19। तो एक काम करो, 2020 का सेल्स कैलकुलेट कर लो, 2020 का सेल्स कैलकुलेट कर लो और उसके बाद इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो, वी विल गेट व्हाट, SG&A एक्सपेंसेस। प्लीज कैलकुलेट हाउ मच विल बी दी सेल्स ऑफ 2020। सर कैसे निकाले, फर्स्ट अजम्पशन चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कैंडिडेट ए के लिए, नेट सेल्स विल ग्रो एट द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन नेट सेल्स ओवर 2017 एंड 19 टाइम पीरियड। तो बोल रहा है कि जो एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 2017 से 19 का, उसका एवरेज रेट लेना है, उसका एवरेज ग्रोथ रेट लेना है। इज इट फाइन? तो यहाँ पे मैं एक और लाइन इंसर्ट कर रहा हूं, सेल्स सेल्स ग्रोथ रेट। आप अगर कॉपी पेन कर रहे हो तो वहां पे आप सेपरेट लाइन डाल लेना, सेल्स ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। सेल्स का ग्रोथ रेट निकालना कौन सा रॉकेट साइंस है, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे तो जीरो होगा क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं पता है। 50.5 और बेस ईयर क्या था 46.8, तो कितना परसेंट से ग्रो किया, कैलकुलेटर पे आपको करना है 50.5 डिवाइडेड बाई 46.8, 50.5 डिवाइडेड बाई 46.8 माइनस 1 इंटू 100, माइनस 1 इंटू 100, ग्रोथ रेट पता लग जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 इंटू 100, परसेंटेज में 7.91%। नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेटर पे करो, नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेटर पे करो, अगर कोई कैलसी यूज कर रहा है 53.9 डिवाइडेड बाई 50.5 माइनस 1 इंटू 100, 53.9 डिवाइडेड बाई 50.5 माइनस 1 इंटू 100, ग्रोथ रेट निकालना, इट्स वेरी इजी। तो मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, आई होप आपका आ गया होगा 6.73। ठीक है, और ये दोनों का एवरेज लेना है, तो दोनों को ऐड कर लो डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मैं एवरेज का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया। इज इट फाइन? 7.32। ओके, तो 2020 का सेल्स क्या होगा सर, 2019 53.9 इंटू 1 प्लस 0.0732। या अगर मैं ये सब नहीं करना है मैनुअली, मैं सिंपली ये वाला लिंक लगा देता हूँ कि सर 7.3% 32% से ग्रो करेगा। इज इट फाइन? एंटर। तो सेल्स आ रहा है 57.84, सेल्स आ रहा है 57.84, और एसजीएनए एक्सपेंसेस ये लोग बोला था सेम परसेंटेज लेना है 44.12। इसका मतलब सेल्स का ग्रोथ रेट, सॉरी, एसजीएनए एक्सपेंसेस विल बी व्हाट, 57.84 सेल्स इनटू 44.12%। एंटर। 25.52, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। इज इट फाइन? बहुत इजी है, बस लैंग्वेज को आपको टैकल करना है। और ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपको आता नहीं है, ग्रोथ रेट निकालना नहीं आता है क्या आपको, डिवाइड मल्टीप्लाई करना नहीं आता, सब कुछ आता है, बस लैंग्वेज पिकअप करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कि सर अपने क्या किया, सबसे पहला सेल्स एसजीएनए टू सेल्स एज अ रेशियो निकाले, उसका एवरेज निकाल लिए, साइड कर दिए। और ये लोग बोला था सेम रेशियो यूज करना है, ठीक है, बट सर सेल्स तो बताइए कितना होगा, और सेल्स के लिए क्या बोला आपको, लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज लेना है, सो दैट इज 7.32, एवरेज लेके वी हैव कैलकुलेटेड। तो 25.52 विल बी द आंसर। चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आप सब कुछ लिख रहे हो या आप कैलकुलेटर या इस पे कर रहे हो आप, ठीक है, एक्सेल पे कर रहे हो या पेन पेपर कर रहे हो बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। क्योंकि यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, तो हो सकता है बाद में जब तुम रिवाइज करे तो तुम ये कंप्लेन मत करना सर आपका नोट्स दीजिए, नोट्स लिखे नहीं तो देंगे कहाँ पे। मैं इसलिए सोचा आज एक्सेल पे करते हैं ताकि थोड़ा सा एक्सेल से भी आप कंफर्टेबल हो जाओ। एफएसए पूरा अपना कंप्लीट हो गया अब, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 25.5। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 2, the forecasted interest expense will reflect changes in the Chrome's debt level under the forecast assumption used by। बोला एग्जिबिट नंबर 2 के अकॉर्डिंग forecasted interest expense will reflect changes in the Chrome's debt level। बोला जो इंटरेस्ट एक्सपेंस फोरकास्ट किया है, ठीक है, will reflect changes in the Chrome's debt level। बोला डेट लेवल जो चेंज हुआ है, अगर चेंज हुआ है एंड फोरकास्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस उसके अकॉर्डिंग जो लिया है,
under the forecast assumptions used by forecasted interest expense will reflect changes in the debt level. बोला because of the change in the debt there will be change in the interest expense. Yes, there will be change in the interest expense. अरे debt अगर increase हुआ है या debt आपने repayment किया है तो interest expense में change आएगा, बिल्कुल आएगा. Under the forecast assumptions used by candidate A, B and C. चलो interest expense का forecast देखते हैं क्या बोला है. A, B and C. Interest expense. D 2020 interest expense assumes the effective interest rate will be the same as the 2019 interest rate. बोल रहा है जो 2019 का इंटरेस्ट रेट था, मान लो 10% था, 2020 में भी इंटरेस्ट रेट सेम है. 2020 में भी इंटरेस्ट रेट सेम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम नहीं बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट सेम है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि सर लास्ट ईयर अगर 10% है तो इस साल भी क्या 10% ही है. लास्ट ईयर 10% है तो इसका मतलब क्या है, इस साल भी इंटरेस्ट रेट क्या 10% है. इसका मतलब क्या इंटरेस्ट रेट एक्सपेंस चेंज हुआ होगा, हो सकता है. डेट लेवल चेंज हुआ होगा, हो सकता है. सर कैसे? देखो आपका इंटरेस्ट रेट एक्सपेंस इज $100. ठीक है, आपने जो लोन लिया है दैट इज $1000. तो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 100 / 1000, 10%. इज इट फाइन? सर ये क्या है? 100 इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये डेट, तो आपका इंटरेस्ट रेट 10%. ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट एक्सपेंस है मेरा मान लो 110 और डेट है 1100. अब परसेंटेज निकालो, 10% ही आएगा. 10% ही आ रहा है ना. इसका मतलब सर इंटरेस्ट एक्सपेंस एब्सोल्यूट अमाउंट में चेंज हो गया, डेट अमाउंट एब्सोल्यूट में चेंज हो गया, बट इंटरेस्ट रेट सेम है 10%. इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, ये रहा ना, दोनों तो पॉसिबल है ना. तो बोल रहा है 2020 इंटरेस्ट एक्सपेंस अज्यूम्स दी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विल बी दी सेम एज 2019. तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, ये 2019 है, ये 2020 है, तो उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या सेम है दोनों का. इंटरेस्ट रेट इज व्हाट सेम. 2020 candidate B interest expense will be the same as the 2019 interest expense. एब्सोल्यूट बात कर रहा है, एब्सोल्यूट अमाउंट में. पूरा 2020 का इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम है एज कंपेयर टू 2019 का इंटरेस्ट एक्सपेंस. इसका मतलब क्या इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है. अरे एब्सोल्यूट अमाउंट सेम है, इंटरेस्ट जो डेट लेवल है वो अगर प्लस या माइनस हुआ होगा, प्लस या माइनस हुआ होगा तो बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट रेट विल चेंज ऑब्वियसली. Next, candidate number C, 2020 interest expense will be the same as the average expense over 2017 से 19. मुझे जो 2017-19 का interest expense था वो same 2020 में भी again absolute interest expense, absolute interest expense. इसका मतलब जो interest rate है वो change हुआ होगा, हो सकता है. बट 2020 मतलब कैंडिडेट ए के लिए इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लोग बोला इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट सेम है. इज इट फाइन? आई होप चीज समझ में आ गया होगा कि सर कैंडिडेट बी और सी बोल रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस का एब्सोल्यूट अमाउंट इज डिफरेंट, वेयर एज 20 कैंडिडेट ए के अंदर में बोल रहा है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज सेम. क्वेश्चन देखते हैं. बेस्ड ऑन एग्जिबिट नंबर 2, forecasted interest expense will reflect changes in the Chrome's debt level under the forecast assumption used by what? Candidate A. Would forecasted interest expense will reflect changes in the debt level. सर debt level को कौन consider कर लिया? debt level को कौन consider कर लिया? Candidate A. Option number A is correct. Candidate A उसका interest rate क्या same है. Option number A. Next, question number 21. Candidate B ask Green if she had additional information on Horizon Industry, peer and competitors. बोल रहा है कि आप मेरे को, ये जो कैंडिडेट भी है वो अपना इंटरव्यूअर को बोल रहा है कि आप मेरे को प्लीज एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो क्या कॉम्पिटिटिंग फर्म का, कॉम्पिटिटर्स का, टू पुट द प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स इन अ रिचर कॉन्टेक्स्ट. बोल रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट को और बेटर अपने समझ पाए, कैलकुलेट कर पाए. By asking for this additional information for their analysis, candidate B is most likely seeking to mitigate which behavioral bias. Mitigate मतलब क्या होता है? खत्म करना. एक होता है seeking to exhibit behavioral bias. बोलता है कि सर कौन सा exhibit bias दिखा रहा है, और यहाँ पे उल्टा बोल रहा है कौन सा behavioral bias खत्म कर रहा है, mitigate कौन सा कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके. ऑप्शन नंबर ए कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म में अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, अपने तो ओल्ड थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं. कोई
बी अपने को नया इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कंजर्वेटिज्म के अंदर में। बेस रेट निग्लेक्ट, यस, बेस रेट निग्लेक्ट के अंदर में टू मिटिगेट दी बेस रेट निग्लेक्ट वी टेक व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन। बेस रेट निग्लेक्ट का एक एग्जांपल था स्क्वाइजर के अंदर में, सर कितना पर्सन जो मेल होते हैं वो शाई होते हैं, सेल्स सेल्समैन या लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरियन मैन होता है वो सबसे ज्यादा शाई होते हैं या सेल्समैन? तो सर वहां पे अपने परसेंटेज में चेक करें या एब्सोल्यूट अमाउंट में चेक करें, परसेंटेज में चेक करें या एब्सोल्यूट अमाउंट में चेक करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो टोटल सेल्समैन 1 लाख है, टोटल सेल्समैन 1 लाख है, उसका 10% शाई है, उसका 10% शाई, तो 1 लाख का 10% मतलब क्या हो गया? 10,000 सेल्समैन आर शाई। वेयर एज लाइब्रेरियन आर से 10,000 है, टोटल लाइब्रेरियन 10,000 है, उसका 20% शाई है, उसका 20% शाई है, इसका मतलब सर 10,000 का 20% क्या हो गया? 2,000। 10,000 का 20% क्या हो गया? 2,000। इज इट फाइन? तो सर अपने ये बोल रहा है कि लाइब्रेरियन ज्यादा चाहिए क्योंकि अपने परसेंटेज टर्म में देख रहे हैं 20%, बट एब्सोल्यूट सेंस में कौन सबसे ज्यादा शाई है? सेल्समैन, क्योंकि एब्सोल्यूट अमाउंट में क्या 10,000 है जो शाई हो रहा है, और लाइब्रेरियन में एब्सोल्यूट अमाउंट में कितना शाई हो रहा है? ओनली 2,000। परसेंटेज में लाइब्रेरियन ज्यादा है बट एब्सोल्यूट में क्या? सेल्समैन ज्यादा है। तो अपने ये नहीं बोल सकते कि सर लाइब्रेरियन ज्यादा शाई है एज कंपेयर टू व्हाट? सेल्स, क्योंकि सेल्स में तो अपने बोल रहे 10%, वेयर इज लाइब्रेरियन में क्या 20%। आपको क्या बेस देखना है? बेस देखो किसका ज्यादा है, सेल्समैन का। 1 लाख का बेस है, 1 लाख का बेस है, राइट? तो अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हो, अगर आपको दिया जाता है 10% वर्सेस 20%, क्या 10% शाही है सेल्समैन, लाइब्रेरियन मैन शाही है 20%, तो आप क्या कंक्लूड करते हैं सर कौन सबसे ज्यादा शाही है? लाइब्रेरियन मैन ज्यादा शाही है। बट आप जब बेस ले रहे हो 1 लाख का, तो वहां पे एब्सोल्यूट अमाउंट में किसको सबसे ज्यादा शाही बोल रहे हो? सर देखिए ना, 10,000 सेल्समैन सबसे ज्यादा शाही है एज कंपेयर टू व्हाट? लाइब्रेरियन मैन ऑफ ओनली 2,000। तो सर जब अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं तो सर क्या बेस रेट नेग्लेक्ट को मिटिगेट कर देते हैं, बेस रेट नेग्लेक्ट को मिटिगेट कर देते हैं। इज इट फाइन? क्योंकि अगर तुम सिर्फ परसेंटेज टर्म में देख रहे है तो तुम वहां पे बोल रहा है कि सर लाइब्रेरियन मेन ज्यादा है, तो अपने बेस को निग्लेक्ट कर दिया ना, 1 लाख वाला बेस को निग्लेक्ट कर दिया, राइट? और वेयर जब 1 लाख का इंफॉर्मेशन लिए तो क्या कंक्लूड किए सर? देखिए ना, सेल्समैन सबसे ज्यादा शाही है बिकॉज दे आर व्हाट 10,000 आउट ऑफ 1 लाख, दे आर व्हाट 10,000। तो यहाँ पे तुम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ले रहा है तो कौन सा चीज को मिटिगेट कर रहा है? बेस रेट निगलेक्ट, बेस रेट नेग्लेक्ट को। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्या था? इल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्या था कि सर मैं ये कंट्रोल करता हूँ कंपनी में, मेरा ये कंट्रोलिंग स्टेक है इस कंपनी में, तो इस कंपनी में कुछ गलत नहीं हो सकता है, इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर नहीं सकता है। दैट इज इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। यू आर व्हाट, यू आर लिविंग इन योर इल्यूजन। तुम अपने बोलते हैं ना ख्याली दुनिया में जी रहा है, सिंस यू आर होल्डिंग अ मेजोरिटी स्टेक, यू आर कंट्रोलिंग दैट कंपनी, तो तुम्हारे हिसाब से तुमको लगता है कंपनी में गलत नहीं हो सकता है? हो सकता है। यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट मैं आपको पोर्टफोलियो का याद दिला रहा हूँ। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्या था? यू फील दैट यू हैव अ कंट्रोल इनटू दैट कंपनी, बट एक्चुअली देयर इज नो एज सच, बट देयर इज नो एज सच। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने से कौन सा बिहेवियरल बायस विल गेट मिटिगेटेड? बेस रेट नेग्लेक्ट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। परफेक्ट, दैट्स इट। तो देखो, बिना चैप्टर पढ़े अपने 21 क्वेश्चंस, वो भी कोर रीडिंग्स का यहाँ पे आंसर कर दिए। चीज समझ में आ रहा है कि चैप्टर कितना इजी है और उसके अंदर में क्या डिस्कस करने वाला है? कुछ नहीं। इनफैक्ट अगर तुम खुद सेल्फ स्टडी भी कर लेगा ना, इट विल हार्डली टेक यू 1 आवर, टोटल 1 आवर, मतलब पूरा स्क्वाइजर को रीड करने में टोटल 1 आवर में पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ है ही नहीं उसके अंदर में, कुछ है ही नहीं। दैट इज द बेस्ट पार्ट, जो भी था सब अपने इधर उधर टॉपिक से कर लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने क्या करेंगे, फटाफट से स्क्वाइजर स्कैन थ्रू कर लेंगे सो दैट वी आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, और अगर अपने को कोई एडिशनल पॉइंट मिलेगा दैट वी विल डिस्कस इन टू द नेक्स्ट क्लास। इज इट फाइन? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।